आल्सो नोन एज कोलिनेस्टरेज या एंटीकोलिनेस्टरेज? कोलिनेस्टरेज, वेरी गुड। एडिनोसिक भी बोलते हैं, एंटीकोलिनेस्टिक भी बोलते हैं, वेरी गुड। और बताओ, यूरिनरी रिटेंशन, जब ब्लड भरा हुआ है, कुत्ता पीछे पड़ेगा तो खाली नहीं करोगे, बहुत बढ़िया, बाउल मूवमेंट कम होगा, वेरी गुड। और कोरोनरी वेदोकाइनेशन, हार्ट को ज्यादा सप्लाई होगी और हार्ट के राइट एट्रियम में भी ज्यादा सप्लाई आएगी, क्यों? पेरिफेरल वेदोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड ऊपर जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा, वेदोकंस्ट्रिक्शन होगा तो हार्ट के तो ब्लड ज्यादा आएगा, और कोरोनरी का वेदोकाइनेशन होगा तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी में ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी, वेरी गुड। और ब्रोंकोडायलेशन, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो बॉडी कंपनसेट करेगी और ऑक्सीजन की ब्रोंकोडायलेशन करवाएगी। एक मिनट रुकना मैम, जब हम किसी पेशेंट को एक्सट्यूबेट करते हैं, इटी ट्यूब निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्यूबेशन। तो आपने देखा होगा जिस किसी पेशेंट को एक्सट्यूबेट करते हैं तो डॉक्टर एक इंस्ट्रक्शन लिखता है, प्लीज गिव एड्रेनालिन नेबुलाइजेशन बैक टू बैक 3 टाइम, बैक टू बैक 5 टाइम, बैक टू बैक 7 टाइम, क्यों? लेरिंजियल एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए। वो ब्रोंकोडायलेशन करता है एड्रेनालिन, नेबुलाइज किससे करते हैं? एड्रेनालिन से। तो एड्रेनालिन ब्रोंकोडायलेशन करता है और बीपी बढ़ाता है। और माइग्रेसिस, प्यूपिल डायलेट, जब भी हम एट्रोपिन देते हैं प्यूपिल डायलेट होती है। और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें प्यूपिल डायलेटेड ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कभी भी साइक्लोप्लेजिक ड्रग नहीं देते, कौन सी ड्रग? साइक्लोप्लेजिक माइग्रेसिस को बोलता है अल्टीमेटली। ऐसी ड्रग जो प्यूपिल को डायलेट करे, सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करे, वो ड्रग प्यूपिल को डायलेट करती है। ग्लूकोमा में ऐसी ड्रग नहीं दी जाती, ये ड्रग ग्लूकोमा को और ज्यादा डिस्टर्ब करती है। ग्लूकोमा दो टाइप का होता है, कौन सा डेंजरस होता है? प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज ए मेडिकल इमरजेंसी। कौन सा? व्हाट द मीनिंग ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा? बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो जाए, ड्रेनेज फेल हो जाए, आगे जाने की जगह नहीं होता, डेंजरस है या नहीं है? और कितनी भी बारिश हो, ड्रेनेज सही हो तो 2 घंटे में रोड खाली हो जाएगी। तो ज्यादा एक्वस ह्यूमर बनना प्रॉब्लम नहीं है, आगे एब्जॉर्ब नहीं होना प्रॉब्लम है। जैसे आप हाइड्रोसिप्लिस पढ़ते हो, दो टाइप का होता है, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। डेंजरस कौन सा होता है? नॉन कम्युनिकेटिंग, जिसके अंदर ड्रेनेज ब्लॉक हो गया। तो जहां पे ड्रेनेज ब्लॉक होता है वो डेंजरस होता है। तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज ए मेडिकल इमरजेंसी। नोजिया किसमें होता है? वोमिटिंग किसमें होता है? पेन किसमें होता है? किसी भी किसमें होता है? क्लोज में। ओपन इज ए पेनलेस विजन लॉस, ओपन इज पेनलेस। और ये क्वेश्चन नॉन सेट में आएगा कि प्राइमरी का साइन बताओ, ओपन का साइन बताओ, क्लोज का बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कभी भी एटोपिन नाम की ड्रग नहीं देते। ड्रग चॉइस क्या है ग्लूकोमा की? क्या है ड्रग चॉइस ग्लूकोमा की? जिनसे मैं खड़ा करके पूछता हूं वो कभी नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी है, ये तो कभी नहीं भूलेगी, कंफर्म है। ग्लूकोमा की ड्रग चॉइस टिमोलॉल नाम की ड्रग होती है, कौन सी? टिमोलॉल इज बीटा ब्लॉकर, आई ड्रॉप। टिमोलॉल, जिसके पीछे लॉल लगता है वो ब्लॉकर होता है, जिसके पीछे लॉल लगता है वो क्या होता है? और क्या देते हैं? एसिटाजोलामाइड डाइमॉक्स। तो क्या करती है? इंक्रीज आईसीपी को कम करती है, यहां से फ्लो को रीअब्जॉर्ब करवाती है। और क्या देते हैं ग्लूकोमा में? याद करो कुछ, बताओ देखें। माइड्रेसिस कभी नहीं देते, और अगर आईसीपी बढ़ गया तो मैनिटोल देते हैं, या ना? याद है ना ये तीनों बातें? हाँ, वेरी गुड। अब बताओ सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन के साइन बताओ देखें। ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है? एड्रेनालिन। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा? प्रोटीन तोड़ेगा, फैट तोड़ेगा। लीवर को बोलेगा तेरे पास क्या है? वो बोलेगा मेरे पास ग्लाइकोजन है। बोलेगा कितना है? कि मेरी पूरी बॉडी, अडल्ट की पूरी बॉडी 500 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर करती है। कितना? तो जब जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बनता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते थे? नॉन शुगर से ग्लूकोज बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और दोनों में शुगर बढ़ता है। सही बात है। और किसके? जहां सिलेवरी ग्लैंड के, जब आपको भयंकर भूख लगी हो चाले, और किसी के पड़ोस में, आपके घर में मस्त शादी है, खाना बन रहा है, आपके पीछे कुत्ता पड़ा है, तो आप पड़ोस में जाके ये नहीं बोलोगे कुत्ते को प्लीज मेरे को खाना खाने दे, मस्त खाना है, नहीं बोलोगे, आपका मुंह सूखेगा। जब भी आपको एंजाइटी होती है आपके मुंह में पानी कभी नहीं आया, कभी नहीं आता है। जब भी आपको एंजाइटी होती है आपका मुंह सूखता है, यस और नो? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ड्राई माउथ होता है। ड्राई माउथ का दूसरा नाम जीरोस्टोमिया। क्या बोलते हैं? जीरोस्टोमिया, नॉट जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया इज ड्राई आई, वेरी गुड। और डिक्रीज एचसीएल सीक्रेशंस। एचसीएल सीक्रेशन क्या होता है? कम होता है। जब भी आप आराम से बैठे हो घर पे तो आपको रेस्ट और डाइजेस्ट, खाने का और पचाने का मन होता है, आराम से बैठे बैठे खा रहे हो, उस समय आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, आपके एचसीएल भी सीक्रेट होता है। तो जब भी आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तब आपका एचसीएल भी ज्यादा सीक्रेट होता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होता है, पानी ज्यादा पीते हो तो बार-बार वॉशरूम भी जाते हो, आराम से बैठे हो। लेकिन सिंपैथेटिक में ये चीजें नहीं होती है। तो जब भी आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ो आप ह्यूमोसाइटोमा को पढ़ते हो, बस ये छोड़ना। किसको पढ़ रहे हो? तो आप सबको ह्यूमोसाइटोमा के साइन सिम्टम याद हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन आपको सबसे पहला साइन याद रखना है हाइपरटेंशन। ह्यूमोसाइटोमा इज ए ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है तो किसका सीक्रेशन ज्यादा होगा? एड्रिनल और नॉन एड्रिनलिन का, और इसका सीक्रेशन ज्यादा होगा तो सीवियर वेदोकंस्ट्रिक्शन होगा, और सीवियर वेदोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? बस पहला साइन याद रखना है, फियोक्रोमोसाइटोमा का क्लासिकल साइन हाइपरटेंशन है। तो आप इधर तक पढ़ लिया था हमने? ठीक है सर, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, पढ़ लिया था, हाइट राइट पढ़ लिया था क्या? हाँ, ये भी पढ़ लिया था। अभी साइन सिम्टम लिखने बाकी थे, यहाँ तक हेडिंग लगा दी थी आपको, मैंने दोनों लिखवा दिए थे, एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक, एक तरफ से समझा दिए थे, मतलब बाकी आप नर्वस सिस्टम में पढ़ते ही हो। ठीक है, आप सब नॉसेट की तैयारी करने वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि आज से रोजाना सुबह शाम नॉसेट की यूट्यूब पे क्लास होगी। सुबह वाली क्लास पहले जैसे सेम आज से चलेंगे, और शाम को 8:15 बजे से। हाँ ठीक है, आप जो नॉसेट तैयारी कर रहे हो यूट्यूब वालों के लिए, वो आपके लिए एक नॉसेट तक है ना? ठीक है, हार्ट रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बीपी बढ़ेगी, प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन का एक छोटा सा फंडा है, जब भी आप अंधेरे में जाते हो, प्यूपिल डायलेट होती है कंस्ट्रक्शन, अंधेरे में जाते हो क्योंकि आपको आंखों को जोर आता है, आप अचानक से अंधेरे में बैठे हो, आपके सामने कोई लाइट कर दे तो आप आंखें बंद करते हो, खोलते हो, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। ब्राइट लाइट कॉज प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शंस, डिम लाइट कॉज प्यूपिल डायलेशंस। अंधेरे में जाते हो आंखें फाड़ के देखते हो, देखते हो नहीं देखते हो? और सामने कोई लाइट कर दे एकदम, अचानक गाड़ी चला रहे हो, सामने ट्रक आ रहा है, क्या करोगे? करते कि नहीं करते? ये भी याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। जीआई सीक्रेशन कम होता है, म्यूकस डिक्रीज होता है, ब्रोंकस डायलेशन होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होता है, लीवर प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, लीवर ज्यादा ग्लूकोज बनाता है, यूरिनरी रिटेंशन होता है, फिर यूरिन जाने का मन नहीं होता है। ये सारे साइन किसके हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। याद हो गए सारे? कितना भी घुमा के आए, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय नॉन सेट में कॉन्सेप्ट याद होना जरूरी है। जिसकी थ्योरी अच्छी होती है उसका नॉन सेट निकलता है, और जिसके ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है उसके दूसरे एग्जाम निकलते हैं। हाँ, ये नॉन सेट का रूल है।
जिसकी थ्योरी सही होती है उसके नॉन सेट में क्वेश्चन सही हो जाता है, उसने क्वेश्चन की कम भी प्रैक्टिस कर रखी हो, क्योंकि नॉन सेट कभी भी किसी भी बुक में से क्वेश्चन कॉपी नहीं करता, खुद बनाता है। जिसको समझ में आ रहा है टॉपिक उसको अच्छे से हो जाता है। अब आपको मैं बताऊंगा, आप YouTube पे पढ़ा रहे हैं 20 दिन, तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे लपेटते हैं आप लोगों को, देखना। ज्यादा ऑनलाइन वजह से परेशान मत करना, मेरे को अभी 3 से 5 क्लास लेके आया हूं। हाइपोथोलॉजी में 2 घंटे लगे पढ़ाने में, आपको पढ़ा दिया मैंने 1 घंटे में। हाइपोथोलॉजी में कितने घंटे लगे? 2। सोचो आप, बच्चे पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। आप तो बहुत समझदार हो रहे, सच में समझदार हो, ऑनलाइन की वजह से होंगे शायद, कम्युनिकेशन सही होता है इस वजह से समझ में आता है। डन, हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने लिख लिया, कोई डाउट नहीं है। देखो, जब भी हम एक्सट्यूबेट करते हैं ना तो एड्रेनलिन का नेबुलाइजेशन करते हैं, आपको पता होगा है या नहीं है किसी को? एंडोट्रेकियल ट्यूब को निकालना एक्सट्यूबेशन कहलाता है, लेकिन ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करना क्या कहलाता है? डी कैन्युलेशन। ऐसे नहीं बोलते, ट्रेकियोस्टोमी को भी एक्सट्यूबेशन बोलते हैं, उसको डी कैन्युलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ये भी आ सकता है, कैनुला निकालने को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। ट्रेकियोस्टोमी को निकालना क्या बोलता है? डी कैन्युलेशन। क्यों बोलते हैं? उनकी मर्जी है, बोलते हैं, इसके लिए सवाल नहीं करना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, क्योंकि जो अलग होता है वही आता है। क्वेश्चन कभी सेम नहीं आता है, जो चीज होती है और नहीं दिखती वो आता है एग्जाम में, सिंपल नहीं आता कभी। अपन को लगता है डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल मेडुला इज कॉल्ड फियोक्रोमो। देखो सिंपल है, ये कौन सी सेल है? फियोक्रोमोसाइट सेल। कौन सी? और उसका क्या हो गया? कोमा। और कोमा को क्या बोलते हैं? ट्यूमर। तो फियोक्रोमोसाइट प्लस ओमा, द ट्यूमर ऑफ कैटेकोलामाइन रिलीजिंग सेल इज कॉल्ड फियोक्रोमोसाइटोमा। द ट्यूमर ऑफ फियोक्रोमोसाइट सेल इज कॉल्ड, तो फियोक्रोमोसाइट सेल मतलब एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर हो गया। इसमें एक ही चीज याद रखनी है, साइन सिम्टम, एक इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट परमानेंट तो एड्रेनलेक्टोमी है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसका एंटीडोट एंटीकोलिनर्जिक होता है? 4-5 कंडीशन बताओगे? 9 शेयर में पक्की गारंटी है, मैंने दे दिया, तो लिख के दे दिया, मैंने दे दिया, वो हो गया मतलब काम। माइस्थेनिया ग्रेविस, जब हम पेंसिलिन टेस्ट करते हैं तो उसका एंटीडोट क्या है? एट्रोपिन सल्फेट है, वेरी गुड, एंटीकोलिनर्जिक। और क्या? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, वेरी गुड, जिसका भी एंटीडोट एट्रोपिन सल्फेट है, बहुत बढ़िया। और मशरूम पॉइजनिंग, वेरी गुड। और देखता हूं तुम्हारा माइंड कितना काम करता है। धतूरा पॉइजनिंग, ठीक। और बताओ, देखता हूं तुम्हारा माइंड कितना काम करता है, एमिशन के बाद भी कुछ सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है, अब तो बता दो। है ब्रेडिकार्डिया में देते हैं एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन, ठीक है। और क्या? हाँ, मतलब वो तो जीआई सिकेशन, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें मरीज को अनकॉन्शियस करना है उसके आधा घंटा पहले एट्रोपिन देते हैं ताकि जीआई सिकेशन कम हो जाए। और अभी और बाहर जाओ, एमएसएन से बाहर जाओ, ये गई मैम, वेरी गुड। और जाओ थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन सेट में आने वाला है मैम। ईसीटी से थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे। ईसीटी का भाई बहन है कोई और, किसी हालत में याद होना चाहिए, नहीं आंसर आ रहा अभी। ईसीटी इज झटका मशीन, तो ढक क्या होता है? सिजोफ्रेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ईपीएस। ईपीएस का एंटीडोट एंटीकोलिनर्जिक। ईपीएस का एंटीडोट एंटीकोलिनर्जिक। सेंट्रल या पेरिफेरल? सेंट्रल। सेंट्रल या पेरिफेरल? अरे आपने ईपीएस नाम नहीं सुना? नहीं सुना, अब सुनो। एंटीसाइकोटिक ड्रग 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? एक होती है टिपिकल और दूसरी एटिपिकल। टिपिकल का मतलब ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब दादाजी के एज वाली, मतलब पुरानी। और ट्रेडिशनल किसको बोलते हैं? परंपरागत। ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड जनरेशन, ओल्ड मतलब पुरानी, पुरानी मतलब फर्स्ट जनरेशन। एग्जांपल हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमेजिन, ट्राइक्लोकोरेजिन, फ्लूपेंटिक्सोल्स, ये सारी किसमें आती है? ओल्ड जनरेशन में आती है, ट्रेडिशनल में आती है। और ट्रेडिशनल का मतलब उस समय ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज ईपीएस। और फिर आई नहीं, नहीं मतलब एटिपिकल। एटिपिकल मतलब चेंजेस कुछ बाद में, उसमें कभी भी ईपीएस नहीं, लेस। एटिपिकल का नाम बताओ? क्लोजापिन्स, ऑरेंजापिन्स, कोटियापाइन्स और एरिपिप्राजोल्स और जिप्रासिडोन्स, ये सारी क्या है? एटिपिकल है। तो जब भी हम किसी पेशेंट को टिपिकल साइकोटिक देते हैं उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ईपीएस होता है। और ईपीएस 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। उसका एंटीडोट देखो, सबका अलग अलग तो अलग अलग है। सीधा ईपीएस का पूछ ले तो क्या बोलोगे? एंटीकोलिनर्जिक। और एंटीकोलिनर्जिक में ड्रग का नाम पूछ ले तो ट्राइहेक्सिफेनाड्रिल। क्या नाम देना आंसर? ट्राइहेक्सिफेनिड्रिल। क्या नाम देना आंसर? ट्राइहेक्सिफेनिड्रिल, ये नाम आंसर देना। और ईपीएस 5 होता है, आपको याद होना चाहिए। पक्का सवाल आएगा, पक्का, मतलब आएगा तो आएगा, दे दिया है तो आएगा। एमजीएसओ4 दे दिया लिख के, मिटादिन ऑक्सीटोसिन में से एक बोला भाई, दोनों में से एक दे देना, तो ठीक है। और ये दे दिया लिख के, ग्लूकोमा कैटेट में तो उसको एक दूंगा, मैंने कहा ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जो दे दिया वो दे दिया। टॉपिक आपको बताऊंगा यूट्यूब पे कौन कौन से दे दिए मैंने, वहां टॉपिक बताऊंगा आपको सारे। जब हम किसी पेशेंट को ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक देते हैं तो सबसे पहला साइन कौन सा आता है ईपीएस में? सबसे पहले आयुष बताएगा। आयुष, आयुष बाबू, सबसे पहले कौन सा आता है? देखता हूँ तुम कितना याद है, सीरीज बहुत मेहनत करते हो तुम लोगों को, लेकिन तुम याद करते हो कि नहीं करते हो? सबसे पहला, वैसे जिसने कॉमन सेंस, अगर पढ़ लिया ना उसको नाम नहीं पता चल जाएगा। है ऐसी बातें मत करिए, बच्चों वाली बात है। 5 नाम है पर्टिकुलर, एक कार्डियोडिस्काइनेसिया, एक एक्यूट डिस्टोनिया, एक एनेस्थीसिया, एक एनएमएस, एक
एनएमएस न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेशन, 5 में से सबसे पहले कौन सा होता है? फर्स्ट विद मिनट्स एक्यूट डिस्टोनिया। मोस्ट कॉमन कौन सा है? गलत। मोस्ट कॉमन ईपीएस कौन सा है? एक्स्थेसिया। जितने लोगों को हम देते हैं उसमें 50% में एक्स्थेसिया होता है। मोस्ट कॉमन इज एक्स्थेसिया। मोस्ट कॉमन कौन सा है? एक्स्थेसिया। सबसे पहले एक्यूट डिस्टोनिया। सबसे रेयर सिंजो। सबसे रेयर, सबसे रेयर तुम नींद में हो, सबसे चॉकलेट खिला रहे हो मुझे, वेरी गुड। सबसे रेयर, सबसे रेयर गलत। सबसे रेयर एनएमएस क्या है? एनएमएस क्या है? जो भी बीमारी जानलेवा होती है वो रेयर होती है। जो भी बीमारी, मैंने ये तो पूछा इनरिवर्सिबल कौन सा है, मैंने पूछा सबसे रेयर एनएमएस होता है। 100 में से पॉइंट मतलब 1% लोगों को ही होता है। 6% को एक्यूट डिस्टोनिया, 50 को एक्स्थेसिया, 40 को स्यूडोपार्किंसनिज्म, 3 को टेरियोडिस्काइनेसिया, 1% इज एनएमएस। सबसे रेयर कौन सा हुआ? सबसे जानलेवा कौन सा हुआ? एनएमएस। बट इनरिवर्सिबल कौन सा है? कार्डियो स्किट। ये सब लिख दिया। अब देखना तुम YouTube पे डंका बजाएंगे अपना, ये जो भी है ना अपनी ऐसे चला लेंगे चॉकलेट खा खा के, तुम फिर देखना। 20 दिन बहुत है रिवीजन में, 20 दिन में तो पूरा नर्सिंग निचोड़ लेंगे अपन, 20 घंटे नहीं तो 40 घंटे में। हो गया क्या? बताओ या नहीं बताओ साइन सिम्टम? ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट एसेंशियल साइन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। एसेंशियल का मतलब सबसे जरूरी, और ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और क्लासिकल ट्राइड देखो, एक में सुनो, मोस्ट एसेंशियल साइन तो है हाइपरटेंशन, क्लासिकल ट्राइड में हाइपरटेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्लासिकल ट्राइड ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्वेटिंग होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में टेकिकार्डिया होगा, हेडेक हो सकता है। ठीक है, तो हेडेक, स्वेटिंग और टेकिकार्डिया क्लासिकल ट्राइड है, और मोस्ट एसेंशियल साइन कौन सा है? फियोक्रोमोसाइटोमा। एक नॉर्थ साइड का क्वेश्चन दे दूं, नाम सुना? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, सुना है? एग्जाम में साइन सिम्टम आएगा, दे दिया, दे दिया उसका साइन सिम्टम और उसका मैनेजमेंट। सिंपल है, एकदम सिंपल है। एक ज्यादा एक कम, कौन ज्यादा कौन कम? ऊपर इस ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, क्या याद रखना है? ब्रेडिकार्डिया ऊपर ऊपर, वेजोडायलेशन नीचे नीचे, तो फेस लाल टमाटर जैसा हो जाता है बिकॉज़ ऑफ वेजो, पेरिफेरी इज पेल बिकॉज़ ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो लोअर T6 से नीचे नीचे वेजो कंस्ट्रिक्शन, ऊपर ऊपर वेजोडायलेशन, हेडेक बिकॉज़ ऑफ वेजोडायलेशन, फेशियल ब्लशिंग बिकॉज़ ऑफ वेजोडायलेशन, बट लोअर एक्सट्रीमिटी इज पेल, पेलर बिकॉज़ ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो इसमें हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया होता है। क्या होता है? ऑटोनॉमिक डिसप्लेक्सिया के पेशेंट को कभी भी सुपाइन पोजीशन नहीं लगाते, ओनली आई बाउलर, ओनली आई बाउलर का मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। और ऑटोनॉमिक डिसप्लेक्सिया के पेशेंट को कभी भी नॉक्सियस स्टिमुलाई से प्रिवेंट करना है। व्हाट इज नॉक्सियस? इरिटेट नहीं करना, ब्लड रिटेंशन ध्यान, मतलब इरिटेट, पेन नहीं देना उसको, कपड़े टाइट नहीं होने, रिलैक्स रखना, ऐसा नहीं है ब्लड फ्लो हो गया दर्द हो रहा है उसको, उसको जितना हो सके उसको कूल रखना। T6 एबोव की इंजरी को बोलते हैं ना। गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। वेट लॉस जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं मे बी, क्योंकि जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, जरूरी साइन नहीं है वेट लॉस, इसके ऊपर ज्यादा जाना नहीं। सबसे डायग्नोसिस कौन बताएगा मुझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने सिलिंग टेस्ट नाम सुना है? सिलिंग टेस्ट में डायग्नोस हो, एक क्या होता है सिलिंग टेस्ट? सिलिंग टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज सिलिंग टेस्ट? क्या होता है मैम, आप बताओगे? आप सिमरन बताओगे? नहीं पता? क्यों? सिलिंग टेस्ट आप बताओगे, कोशिश करो। मैम नहीं पता, और किसी को नहीं पता, आप नहीं, और कोई है? विटामिन बी 12 का क्या? विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन पता करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम है सीइंग टेस्ट। कैसे करते हैं? ब्लड का सैंपल लेते हैं, सीएसएफ का लेते हैं, स्टोमक का लेते हैं, किसका? यूरिन का। कौन सा सैंपल लेते हैं? कितने घंटे का? 24 आवर यूरिन। यही सेम डायग्नोसिस ऐसा का ऐसा करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, 24 आवर यूरिन टेस्ट लेते हैं, सैंपल लेते हैं। चिलिंग टेस्ट किसका डायग्नोसिस है? पर्नीशियस एनीमिया का। क्या करते हैं? विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन पता करते हैं। किसका एब्जॉर्प्शन? विटामिन बी 12 का। एक मैं बात बताता हूं जो मैंने नॉर्थ सेट में बता दिया है, नॉर्थ सेट 7 के पेपर को, एक थायमिन की डेफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा, एक विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा। किसका आएगा? थायमिन का, वो आपको घुमा के पूछेगा, और विटामिन बी 12 भी आपको घुमा के पूछेगा। जब जब नॉर्थ सेट का पेपर बनेगा उन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। देखो मैं बताता हूं एक छोटी सी बात, जो लोग वेगन होते हैं, क्या होते हैं? व्हाट द मीनिंग ऑफ वेगन? इट इज ऑल स्मार्ट पर्संस, इट इज अल्ट्रा वेजिटेरियन, नॉट वेजिटेरियन, इट इज अल्ट्रा वेजिटेरियन। मतलब कुछ लोग तो होते हैं वेजिटेरियन, वो बोलते हैं हम एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, हम एग नहीं खाएंगे और कोई एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट नॉनवेज नहीं खाएंगे। लेकिन वेगन का मतलब होता है एनिमल की कोई भी चीज नहीं खाएंगे, इंक्लूडिंग दूध दही घी बटर, वो भी नहीं खा। वेगन का मतलब एनिमल से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं खाने वाले पर्सन वेगन कहलाते हैं। तो जो लोग वेगन होते हैं उसमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। कि तुम नॉनवेज नहीं खाओ, ओके कोई बात नहीं, नहीं खाना है, दूध दही तो खा ले, वो भी नहीं खाते, उसको क्या हो सकता है? विटामिन बी 12। और ऐसे लोग जो लंबे समय से पीपीआई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उनको भी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? ऐसे लोग जिन्होंने स्टोमक को काट के निकलवा दिया है, उनको कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? बी 12। तीनों लोगों, किसको? वेगन, पीपीआई। ऐसा क्या है भाई, स्टोमक से इसका क्या रिलेशन है? बहुत तगड़ा रिलेशन। ये इसोफेगस, ये स्टोमक, स्टोमक की पैराइटल सेल से एचसीएल बनता है, बनता है ना, वहीं से एंट्रेंस फैक्टर आता है। कौन आता है?
इंट्रिंसिक फैक्टर आता है यहीं से, ये होता है ढक्कन जिसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। क्या बोलते हैं? ये होता है, इसमें HCl आता है, यहीं से इंट्रिंसिक फैक्टर को बोलते हैं फैक्टर ऑफ टेस्ले, फैक्टर ऑफ टेस्ले। अब आप खाते कहां से विटामिन? डाइट से। माना कि आपने खाया, खा लिया, अगर आप पीपीआई ले रहे हो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हो, तो ये हो जाएगा बंद, तो HCl भी नहीं आएगा। अपन क्यों लेते हैं पीपीआई? ताकि हमें पेप्टिक अल्सर होता है तब लेते हैं। तो जो लोग पीपीआई लेते हैं तो ये ढक्कन क्या हो जाएगा? बंद। तो प्रोटॉन पंप क्या हो जाएगा? इनहिबिट। तो HCl आएगा क्या? नहीं। तो उसके साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं आएगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है या नहीं है? बट सुनना है कि करवाता है। तो यहाँ से आपने ले लिया डाइट में कुछ भी चीज खा ली, इंट्रिंसिक फैक्टर अवेलेबल होगा, तो ये दोनों मिलके जाएंगे टर्मिनल इलियम में। टर्मिनल इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, राइट साइड, जस्ट राइट टू द अम्लाइकस, इट्स कॉल्ड टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम में विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन करवाता है इंट्रिंसिक फैक्टर। और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर है ही नहीं, तो आप कितना भी विटामिन बी 12 खा लो, वो यूरिन और स्टूल के साथ में निकल जाएगा। यूरिन के साथ क्यों निकलेगा? क्योंकि इट इज वाटर सॉल्युबल। जो चीज वाटर सॉल्युबल होती है वो यूरिन के साथ में पास आउट हो जाती है। इसीलिए कितना भी विटामिन बी 12 तुम खा लेना, अगर आपका स्टमक नहीं है आपकी बॉडी में, तो फैक्टर ऑफ टेस्ले नहीं है। तो फैक्टर ऑफ टेस्ले नहीं है तो टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? होगा ही नहीं। समझ में आ गई? अगर आप पीपीआई ले रहे हो तो कौन करेगा एब्जॉर्प्शन? होगा ही नहीं। और अगर आप बाई चांस खाते ही नहीं हो तो फैक्टर ऑफ टेस्ले क्या करेगा? भाई आप खाए ही नहीं तो क्या करेगा? और अगर आपने खा लिया ये नहीं है तो भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आपने खा लिया स्टमक नहीं है तो भी नहीं होगा। सिंपल समझ में आ गई बात? ये तीनों बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे होता है इसका एब्जॉर्प्शन। अब हम करते हैं 24। अगर किसी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा विटामिन बी 12 का किसी कारणवश, या तो स्टमक नहीं है, या पीपीआई ले रहे हैं, या फिर हमने खाया नहीं, या फिर खा लिया ज्यादा हो नहीं रहा एब्जॉर्प्शन, थोड़ा बहुत राइट में जाता है कहीं कहीं, तो हम क्या करते हैं 24 का यूरिन लेते हैं। और चूंकि आपको पता है कि विटामिन बी 12 इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो यूरिन में इसका लेवल बढ़ जाता है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो 24 का यूरिन लेते हैं। कितना यूरिन लेते हैं? और जब भी 24 का यूरिन लेते हैं, डॉक्टर सुबह 8 बजे यूरिन लिखता है, तो जब 8 बजे जो यूरिन है उसका क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। क्यों? क्योंकि ये यूरिन कब का है? पहले का है। तो जिस समय डॉक्टर लिखना है कि इस अब से 24 आवर का यूरिन आपको कलेक्ट करना है, तो उस समय जब यूरिन तुरंत पास करवाना है पेशेंट से, या जो पॉलिस में है या तो यूरिन बैग में है, उसको क्या करना? डिस्कार्ड। अब से स्टार्ट है, और टाइम पूरा हो तो पूरा यूरिन बैग खाली करना कंटेनर में, उसको बोलते हैं 24 आवर का यूरिन। उस टाइम का डिस्कार्ड करते हैं। फर्स्ट यूरिन इज डिस्कार्ड, लास्ट यूरिन इज दैट, इज कॉल्ड 24 आवर यूरिन। समझ आ गई बात? ये बात याद है। अब एक बात बताओ, अगर किसी को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आरबीसी छोटी रहेगी कि बड़ी? मेरा माथा छोटा हो रहा है। अगर किसी को विटामिन बी 12 की कमी रहती है तो आरबीसी मोटी होती है, छोटी नहीं होती। सुनो, बड़ी होती है। अरे कुछ लोग छोटी बोल रहे हो, तो वो आपने छोटी बोला था। अब सुनो, हिमेटी, हिमेटी मिनिक पूरा नाम लिख दो रे। हमारी बॉडी में 4 चीजें ऐसी है जो आरबीसी का मैच्योरेशन करती है। किसका? आरबीसी का। 4 लोग हैं। कौन है? एक होता है अपना फॉलिक एसिड, एक होता है अपना विटामिन बी 12 जिसको बोलते हैं मिथाइल कोबालामिन या साइलोकोबालामिन, इसको तो टेट्राफोलेट बोलते हैं। एक होता है कोबाल्ट, क्वेश्चन आता है कौन सा मिनरल्स विटामिन बी 12 बनाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन बी 12 बनाता है। और एक होता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। इन चारों को बोलते हैं इमिटोमिनिक फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो आरबीसी को बनाने में हेल्प करते हैं, उन फैक्टर को इमिटोमिनिक फैक्टर बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो होता क्या है, होता क्या, ये नॉर्मल है, ये होंगे तो हमारी आरबीसी छोटी होगी। आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है 7.2 माइक्रोन। कितना होता है? 7 पॉइंट, नॉर्मल आरबीसी का ये साइज शेप है 7.2। अब जब आरबीसी बनती है ना, आरबीसी बनती है तो लगभग 20 से 22 माइक्रोन की होती है, और उसमें न्यूक्लियस होता है। इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस जब आरबीसी बनती है उसको बोलते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट। इज वेरी इमेच्योर आरबीसी, इज लार्ज आरबीसी। और जो फॉलिक एसिड आता है, विटामिन बी 12 आता है, कोबाल्ट आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर आता है, और एक दिन ऐसा आता है आरबीसी हो जाती है 7.2 माइक्रोन की। इट इज ए बाइकॉन्वेक्स शेप, इट इज डंबल शेप। डंबल देखते हैं आपने? साइड से बड़ी, बीच में से छोटी हो जाती है, दैट इज डंबल शेप या डिस्क शेप आरबीसी होगी। ऐसी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उसको हम सिकल सेल आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वो सिकल सेल एनीमिया में पड़ते हैं। तो आरबीसी इतनी होनी चाहिए। जिस दिन बननी शुरू होती है उस दिन इतनी होती है, धीरे धीरे ये इसको क्या करते हैं? छोटी करते हैं। तो इन किसी की डेफिशिएंसी होगी तो आरबीसी कैसी होगी? बड़ी। और आरबीसी बड़ी होती है उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया? और जब भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है आरबीसी छोटी होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और जब भी फॉलिक एसिड की कमी होगी उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें आरबीसी बड़ी होगी। साइनोकोबालामिन की कमी होगी उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया, आरबीसी बड़ी होगी। जब भी कोबाल्ट की कमी होगी आरबीसी बड़ी होगी, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी आरबीसी बड़ी होगी। और जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी आरबीसी छोटी होगी। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है ना? ये बातें याद रखनी है। आरबीसी को बनने में कितना दिन लगता है? 120। मैं आगे बोल दूं, एक कोई एम्ब्रियो को बच्चा जन्म लेने में कितना टाइम लगता है? एम्ब्रियो से बच्चा 9 महीने 7 दिन। भाई अनप्रोटेक्टेड कोई तो एलएमपी से लेके बच्चा जन्म होने तक 280 दिन लगते हैं। क्या उसको 87 साल लगते हैं क्या? तो मैंने ये थोड़ी बोला आरबीसी कितने दिन बाद मर जाती है। मैंने बोला आरबीसी को बनने में कितना टाइम लगता है? 7 दिन लगते हैं। और मरने में कितना दिन लगता है? 120। मरने में 120, और एक प्रोसेस मैच्योर होने में 7 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 7 दिन लगते हैं। ये बात याद रखना है। प्री मैच्योर से मैच्योर आरबीसी बनने में ओनली 7 डेज, और मरने में 120 दिन लगते हैं। न्यूबॉर्न में 80 दिन लगते हैं। न्यूबॉर्न में आरबीसी लाइफ स्पैन 80 डेज करता है। ठीक है, गुड। अदर क्या क्या साइन आएंगे याद करो या नहीं करो, कोई मैटर नहीं करता, वो आपको पता ही है सारे। सिंपैथेटिक के साइन है। तो आपको चीजें कम याद हो रही, क्या कारण है भाई इतना याद कैसे नहीं? हम लोग पढ़ाई नहीं करते क्या? आरबीसी छोटी होती है तुम्हें ये भी नहीं पता साइनोकोबालामिन डेफिशिएंसी में। अच्छा, किसी को अगर पर्निशियस एनीमिया है माना कि है, और नॉट सेट में क्वेश्चन पूछेगा, उसको विटामिन बी 12 देना पड़ेगा। कौन से रूट से दोगे? ओरल नहीं देना है, क्योंकि पर्निशियस एनीमिया हो गया, गैस्ट्रेक्टोमी कर दी है। क्वेश्चन में आएगा गैस्ट्रेक्टोमी करती है, उसके बाद तुम ओरल रोजाना का 1 क्विंटल भी खा लोगे, 2 क्विंटल भी खा लोगे, कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी पर्निशियस एनीमिया हो रहा है, तो बताओ पर्निशियस एनीमिया को आगे प्रिवेंट करने के लिए विटामिन बी 12 कैसे लोगे? आईएम, पहले 2 मंथ तक वीकली, उसके बाद में जिंदगी भर मंथली।
पहले 2 मंथ तक वीकली, पहले 2 मंथ तक वीकली, उसको बोलते हैं एक्यूट, और उसके बाद में लाइफ लॉन्ग मंथली आईएम, जिंदगी भर लेना है, और आईएम लेना है, जिंदगी भर लेना है, ये बात याद रखने का। याद होगी आपको? ठीक है, चलो भाई, चलो चलो, आज तो अम्ब्रेला भी आ गए लोगों के, अम्ब्रेला आ गया, सही है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आपने लिख लिया? नो सर, क्या इसमें एक्स्ट्रा सही नहीं है, इधर ऐसे याद करना, सिंपैथेटिक में याद रखना है बस, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तुम लोग पढ़ाई करोगे, नॉन सेट आ गया पास में थोड़ा बहुत। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में क्या करेंगे? 24 आवर यूरिन। अच्छा, यूरिन में क्या चेक करेंगे? सिलिंग टेस्ट। सुनो, अब सुनना है, अभी समझ में नहीं आएगा। ब्लड में क्या जाता है? एट्री। और क्या जाता है? इनको हम क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन। तो जब भी कोई चीज ज्यादा होती है तो ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उसका, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो यूरिन में भी ज्यादा निकलेगी वो चीज। तो जब भी कभी कैटेकोलामाइन टूटता है तो उसे वीए में बनता है। क्या बनता है? वीए में बनता है, विनाइल मेंडेलिक एसिड इज एन प्रोडक्ट ऑफ कैटेकोलामाइन। क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी कभी कैटेकोलामाइन टूटता है तो वीए में बनता है, विनाइल मेंडेलिक एसिड बनता है। तो हम क्या करेंगे? 24 आवर का यूरिन लेंगे, उसमें विनाइल मेंडेलिक एसिड का लेवल चेक करेंगे। अगर वो ज्यादा है, इसका मतलब ब्लड में एडिनोलिटी ज्यादा है, तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस इज वीए में टेस्ट। 24 आवर का यूरिन लेंगे, वीए में टेस्ट, जिसको बोलते हैं विनाइल मेंडेलिक एसिड टेस्ट। कैटेकोलामाइन टूटता है तो ये बनता है, इसको मेटालोप्रिन भी बोलते हैं। कैटेकोलामाइन जब टूटता है तो ये वीए में बनता है, एक ही बात है। नॉर्मल यूरिन कैटेकोलामाइन लेस देन 14 होना चाहिए, इससे ज्यादा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट में पियोक्रोमोसाइट सेल एक्टिवेट हो रही है, कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही है ज्यादा। सिंपल तरीका है। अगर हम 24 यूरिन की पीएच कैसी होती है? एसिडिक या अल्कलाइन? क्योंकि रेंज पढ़ी होगी आपने 4.5 से 7.6, लेकिन आपको एक्चुअली याद रखना है कि यूरिन की पीएच एसिडिक होती है। अगर कभी आ जाए ना कि एसिडिक या अल्कलाइन, क्योंकि बुक में ये लिखा है 4.6 से 7.6, तो 7.6 7 से ऊपर तो अल्कलाइन होगी, लेकिन आपको एक्चुअली याद रखना है कि एसिडिक होती है। अब बताओ, यूरिन आपने खाली कर दिया कंटेनर में, हर 2-2 घंटे से मरीज यूरिन पास कर रहा है, आप उसको कंटेनर में इकट्ठा कर रहे हो गैलन में। अच्छा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 गैलन कितने एमएल का होता है? क्वेश्चन इतने मेरे पास कि मैं बोलना चाहूं तो पता नहीं चले क्या क्या बोल रहा हूं, मैं बहुत लोडन अपने आप को कंट्रोल करके रखता हूं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग गैलन 4 लीटर का होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 गैलन इज इक्वल टू 4000 ml। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट है जिसका आप यूरिन इकट्ठा कर रहे हो, तो यूरिन की पीएच जब यूरिन पास करता है तब कुछ अलग होती है, एनवायरनमेंट में रहता है तो चेंज हो जाती है, होती है, बाहर रहेगा, तो एनवायरनमेंट से 24 घंटे तक पड़ा रहेगा गैलन में। आपको सैंपल कब भेजना है? 24 घंटे बाद, तो तब तक उसकी पोटेंशियल लॉस नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ कंटेंट हम उसमें डालते हैं, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? अरे अचार बनाते हैं तो अचार में कुछ ऐसी चीजें डालते हैं अचार खराब नहीं हो। हम कोई घर में कुछ चीज ऐसे बनाते, कपड़ा रखते हैं, कपड़े में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं, व्हाइट कलर की गोली होती है, उसको क्या बोलते हैं? कपूर। उससे क्या हो, कपड़ा खराब नहीं हो, ऐसा होता है ना। अचार में पिकल में कुछ रख देते हैं तो ऐसा कुछ डालते होंगे, अमचूर वगैरह, पता नहीं क्या डालते हैं ऐसा, जिससे कि अचार खराब नहीं हो। तो यूरिन 24 आवर खराब नहीं हो उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं। कौन सा प्रिजर्वेटिव डालते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। 24 आवर यूरिन को स्टोर रखने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं? एसिटिक एसिड। क्या मिलाते हैं? एड प्रिजर्वेटिव एसिटिक एसिड। क्या मिलाते हैं 24 गैलन में? एसिटिक एसिड। ये याद रखना है ना। नॉर्थ सेट में इक्वेशन आने वाला है, आपने नाम सुना है लेथरिज्म? बोआ नाम सुना? बोआ, बबुआ नहीं, बोआ। लेथरिज्म नाम सुना किसी ने? झुनझुनिया, झुनझुनिया बोल रहा हूँ, नहीं सुना? एपिडेमिक ड्रॉप्सी, अरे न्यूट्रिशन का, अफ्लाटॉक्सिन्स, नहीं सुना? चारों में से कोई एक सुना या नहीं सुना? फूड टॉक्सिकेंट होते हैं ये, किसने सुना है? चलो बताओ, देखो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, कुछ भी नहीं है। 4 वर्ड की एक डिजीज, 4 वर्ड, 5वां वर्ड नहीं लिखूंगा और क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 4 वर्ड की एक डिजीज, 16 वर्ड याद करो, 4 डिजीज फिनिश, वर्ड लाइन नहीं, ओनली वर्ड। किसको याद है? जैसे यूट्यूब पुरानी क्लास ले रहे, किसको याद है? आपको याद है? एक याद है, लेथरिज्म याद होगा। किसको? झुनझुनिया को एंडेमिक एसाइटिस बोलते हैं, एंडेमिक एसाइटिस। और कोई? फूड टॉक्सिकेंट होता है, किसी को याद है तो बताओ, नहीं है तो मत बताओ। नहीं है किसी को याद? ये अमीनो एसिड बता रहे हैं, ये लेथरिज्म खसेरी दाल के बारे में बोल रहे हैं। और कोई थोड़ा थोड़ा बताओ, ये सही नहीं बता रहे हैं। देखो मैं बताऊं, नॉर्थ सेट की क्या डिमांड रहती है, ये दिमाग से कभी मत प्लीज, अगर कोई लोग ऐसे पढ़ाई कर रहे हो ना तो अभी भी छोड़ देना पड़ेगी, चेंज कर लेना अपना, कि मैं एक सिस्टम को पूरा पढ़ूंगा दूसरे के हाथ ही नहीं लगूंगा, ये दिमाग से निकाल देना प्लीज। अगर किसी के पास टाइम कम है ना तो हर एक सिस्टम को पढ़ना, लेकिन देख लेना पिछले 4-5 साल में किसमें से क्वेश्चन नहीं है, उसको छोड़ देना अगर टाइम कम है तो। ये गलती कभी मत करना कि मैं एक सिस्टम को बहुत अच्छा पढ़ लूंगा, एक को पूरे छोड़ दूंगा, ये गलती मत करना। हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस में से निकलना है, बस उसमें से जो चीज आपको लगे ना कि ये कभी नहीं आती उसको छोड़ देना अगर। लेकिन ऐसा मत करना कि मैं एंडो तो बहुत अच्छा करूंगा, एंडोलॉजिस्ट नहीं करूंगा, जीटी को बहुत अच्छा करूंगा, इंटीग्रोमेट्री नहीं करूंगा, ये नहीं। इंटीग्रोमेट्री में आपके पास टाइम कम है तो 4 डिजीज जरूर पढ़ लेना, इम्पेटिगो, इसके बीच, बर्न, 3 पढ़ ली तो आपका काम हो गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ूं क्योंकि 3 में से 4 सवाल आ जाएंगे। भाई नर्वस सिस्टम तुम्हारे पास पूरा नहीं पढ़ने का टाइम है, पूरा छोड़ना मत। नर्वस सिस्टम में तुम्हारी एनाटॉमी, तुम्हारी क्रेनियल नर्व के फंक्शंस कहां से निकलती है, और टिक डोलोरेस और पार्किंसंस और सीजर, कम से कम इतना तो पढ़ ही सकते हैं। तुम्हारे पास रीनल पढ़ने का पूरा टाइम नहीं है, तुम्हें पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, डाययूरेटिक के साइड इफेक्ट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये 5 चीजें तो पढ़ना आप काम हो जाएगा। ये कभी मत करना, मैं पूरा छोड़ दूंगा, क्योंकि नॉन सेट हर सिस्टम में से सवाल उठाता है। तो न्यूट्रिशन पढ़ो ना, ऐसे मत सोचना मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अच्छा पढ़ूंगा, नहीं। कार्बोहाइड्रेट की मेन चीज, फैट की मेन चीज, प्रोटीन की मेन चीज, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की मेन चीज, और फूड टॉक्सिक उसकी मेन चीज, और विटामिन का मेन चीज। विटामिन में भी B12 और B1 के बारे में खास बात, तो एक एक सब में से उठा लिया, आपका काम बन गया।
तो जब भी आप टाइम कम और साइकेट्रिक पढ़ने का मन नहीं हो तो पर्सनालिटी का ओनली क्लासिफिकेशंस, न्यूरोटिक का क्लासिफिकेशन, एक एक क्लासिकल साइन, सिनोप्रेनिया मूड डिसऑर्डर, ईसीटी और फार्मा और साइन सिम्टम, बस ये हो गया तो भी आपका काम बन गया। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है हर गली में से गुजरना है इसकी इंपॉर्टेंट चीजें लेते हुए। जब भी तुम्हें डायबिटीज पूरा नहीं पढ़ा जा रहा तो आप कम से कम डायबिटीज की 4 लाइनें पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। दैट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस आपका सही हो जाएगा। आपका डायबिटीज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरी गारंटी, क्योंकि बाकी वाले सबको पता है कॉम्प्लिकेशन में फंसोगे, एग्जाम में कॉम्प्लिकेशन ही पूछेगा। और इंसुलिन कब देनी है, कौन से रूट से कितनी आती है, कौन सी शॉर्ट एक्टिंग कौन सी लॉन्ग एक्टिंग। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कम टाइम में प्रोडक्टिव स्टडी कैसे करनी होती है, यही होता है खेल सारा। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ डीप डीप होता है, नहीं होता। हम कई बार इतना पढ़ते हैं जिस चीज में कोई लेना देना नहीं है, हम एनाटॉमी में खो जाते हैं। एनाटॉमी में खोना नहीं है, एनाटॉमी को बाइकआउट कर लेना सीधा। पढ़ा बेसिक पढ़ा, हमें पता चल गया, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब हमने पूरी सीवीपी पढ़ ली अगर, और हमें ये नहीं पता कि सीवीपी कब मेजर करते हैं, आफ्टर इंस्पिरेशन, आफ्टर एक्सपीरियंस या कभी और, तो फिर क्या फायदा सीवीपी पढ़। आफ्टर एक्सपीरियंस सीवीपी कब मेजर करते हैं, वेंटिलेटेड पेशेंट की सीवीपी कब मेजर करते हैं, आफ्टर एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है की बात। जब हमने पूरा एसिड बेस इंबैलेंस पढ़ लिया, हमें नॉर्मल एनएन गैप कितना ये नहीं पता है, नॉर्मल बेस डेफिसिट कितना ये नहीं पता है। व्हाट इज एनएन गैप, नॉर्मल कितना होता है एनएन गैप। और नर्सिंग पढ़ाने के लिए मुझे बुकों की जरूरत नहीं पड़ती, ये वो आशीर्वाद है। कहीं से कोई टॉपिक आ जाए उसमें बुक की जरूरत नहीं पड़ती नर्सिंग के लिए। तो नॉर्मल एनएन गैप कितना होता है, 8 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 8 से लेके 16, या मैं बोल दूं 12 प्लस माइनस 4। भाई देखो 8 to 16 लिखूं या मैं लिखूं 12 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4, एक ही बात है। 12 से 4 कम कर लो या 12 से 4 ज्यादा कर लो। एनएन गैप कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दो कैटायन जोड़ने, सोडियम पोटेशियम, और एनाइन 2 SO3 और क्लोरीन, दोनों को जोड़ के इन दोनों में से माइनस करना है। सोडियम पोटेशियम को जोड़ दो एबीसी में देके, सोडियम और पोटेशियम को ऐड कर लो, उनमें से माइनस किसको कर लो, क्लोरीन और SO3 को जोड़ के माइनस करना है। क्लोरीन और SO3 को जोड़ो, फिर उसको क्या कर लो, माइनस कर लो। क्या बोल रहे हैं समझ में आया, सोडियम और पोटेशियम को जोड़ लो माइनस क्लोरीन प्लस SO3, ये जो आंसर आएगा वो एनएन गैप होगा। क्लोरीन SO3 को जोड़ लो, क्लोरीन इज 98 to 107, SO3 22 to 27, उनमें से जो भी एबीसी में रीडिंग है उसको दोनों को जोड़ लो, उनमें से दोनों से माइनस कर, दैट इज एनएन गैप। और बेस डेफिसिट पूछ ले तो -3 से लेके +3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, -3 to +3, -3 से लेके +3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज बेस डेफिसिट। बेस डेफिसिट नॉर्मल होता है -3 से +3। तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, हम ऐसे स्पेशल चीजें बताएंगे आपको ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आपको लगे कि हमने कुछ नया सीखा है, कुछ नहीं पढ़ी है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा ना तो आपके पेज भरने की स्टाइल को नहीं पूछेगा। अगर मैं आपसे पूछूं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में साइन सिम्टम में कौन सा डिफरेंस है, बताओ देखें। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा प्रोटीन दोनों में होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा तो हेमेचूरिया होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हेमेचूरिया नहीं होता। कॉज में क्या डिफरेंस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कोई कॉज पता नहीं है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका नाम क्या है, जीएबीएस बैक्टीरिया, जो गला खराब करने वाला बैक्टीरिया होता है, जो रोमेटिक फीवर करने वाला बैक्टीरिया होता है, जो इम्पेटिको करने वाला बैक्टीरिया होता है ना, वही बैक्टीरिया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करता है। जीएबीएस ग्राम ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, नॉट स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक चीज क्या चेंजेज है उसके, तो आप देखो ये सही में देखो दोनों क्वेश्चन आए, दोनों तीन आए नहीं आई। मैं जितनी बार पढ़ाई है मैंने आज से ये सही से जितनी बार ये चीज बताई है, मैंने बोला पैंक्रियाटाइटिस में सारी चीजें बढ़ती है, कैल्शियम कम होता है, तो ये चीज 1000 बार बता चुका हूं, ये सही बाद में बोलिए, ये सही बाद में पूछे हैं। तो ऐसे ये जो क्लास भी देख के आराम से देख रही उनका भी ये सही हो जाए, लेकिन देखिए कौन क्या करना है, ऐसा नहीं करते लोग। जो कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पता चलना जरूरी है, वरना चाहे कितनी क्लास ले लो फायदा से, हम पेज पढ़ रहे हैं पेज पढ़ रहे हैं, आंखें बंद करके घरों को खुश करने के लिए कॉपी पढ़ रहे हैं, हमें आज नया क्या पढ़ाई पता नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको सारी क्रेनियल नर्व पता है, बताओ कॉर्नियल रिफ्लेक्स कौन सी क्रेनियल नर्व से चेक करते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व पांचवी, कॉर्नियल रिफ्लेक्स कौन सी क्रेनियल नर्व से चेक करते हैं, ये कॉटन का विस्प लेते हैं, कॉटन का एक बनाते हैं गोल गोल विस्प बोलते हैं उसको, दिए में बाती जैसे, फिर उसको टच करते हैं, कॉर्निया रिफ्लेक्ट करता है नहीं करता, उसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स, एसएस बाय द क्रेनियल नंबर 5, दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व। अब मैं बोलूं किसी को कड़वी चीज किसी ने खाई उसको पता ही नहीं चल रहा है कौन सी क्रेनियल नर्व काम नहीं कर रही है, किसी ने कड़वी चीज खाई है उसको पता नहीं है कड़वी है कि मीठी है, कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज है। जय हो, जय हो। सुनो रट्टू तो सुनो, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है तुम्हें कि एंटीरियर टू थर्ड को 7 नंबर, पोस्टीरियर वन थर्ड को 9 नंबर, और पिक्चर टेस्ट के लिए कौन सी टंग, आगे वाली पीछे वाली, तो पीछे वाली कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, 9, 9 को क्या बोलते हैं, ग्लोसोफोरेंजियल। क्यों याद नहीं था, नॉन सेट सीधा नहीं पूछेगा कि 9 नंबर को कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई है, ऐसा नहीं पूछेगा, वो एक क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन मिक्स करेगा कि किसी को मीठे का पता नहीं चल रहा है तो आप बोलोगे 7 नंबर। समझ में आई बात, स्वीट कहां होता है, आगे होता है, तो आगे को एंटीरियर टू थर्ड को कौन सप्लाई करती है, 7 नंबर है का ना। फिर क्यों कर रहे हो ऐसे, तुम ऐसे लड़ते क्यों, ट्यूशन बनाओ हर टॉपिक में से इंपॉर्टेंट चीजों में से, तब मामला बनेगा, अपना मामला जमेगा। ऐसे से बेसिक सवाल पूछे तो आंसर नहीं दे रहे हो, क्या करूं मैं, देखो गियोटोमोसाइटोमा का मतलब है मेन तो है, प्रॉब्लम क्या है, ट्यूमर है, क्या है, किसका, एडिनोमेडुला का, तो मेन तो यही है कि प्रोबैटिनल ग्लैंड निकालनी पड़ेगी, मेन क्या है। लेकिन जब तक नहीं निकालते तब तक हम क्या देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, शॉर्ट एक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव, उसको बोलते हैं फेंटोलेमाइन, क्या बोलते हैं। तो जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, और निकाल देंगे तो परमानेंट ट्रीटमेंट में पढ़ाई दूंगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो प्राइमरी का मतलब है मेन, मेन तो वही है, और तब तक सिम्प्टोमेटिक बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, नॉन सेलेक्टिव एडिजिक ब्लॉकर दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर का मतलब जिसके पीछे क्या लग जाए, इसका साइड इफेक्ट पता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, सीओपीडी अस्थमा में नहीं देनी, हाइपरटेंशन में नहीं देनी, ब्रेडिकार्डिया में नहीं देनी। पढ़ लो रे, सही पढ़ लो।
और मत, तुम्हारे बोर्ड कुछ जल्दी छुट्टी नहीं करने वाला मैं, मेरे कोई नाइट ड्यूटी नहीं है आज, 7:30 से पहले नो लीव। 5 बजे ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो पहले 12 घंटे क्लास लेता था, आके सर आगे बोलते थे रुक जाओ, मैं कहा ठीक है भाई, ऐसे जोर थोड़ी आता मैं। चलो लिखो नेक्स्ट। क्या हुआ, हो गया, ये लिख लिया क्या आपने, प्लीज जल्दी लिखो ना, आज एक्स्ट्रा बातें खूब नॉलेज दे दिया आपको, ज्ञान ज्यादा ज्ञान डाइजेस्ट तो हो जाएगा ना। पहले पहले स्टार्टिंग में मैं पढ़ाने आया था, मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता था ऐसे ऐसे छत पे, कुछ कुछ लोगों ने बोला इतना एक्स्ट्रा बताते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता है, मैंने कहा ठीक है मेरा क्या जाता, मैं बंद कर दिया भाई, इतना एक्स्ट्रा बताते हैं हम क्या करें, कुछ मत करो तुम अपना अपना पढ़ो, ठीक है। फिर पता चला बाद में हमने गलत बोल दिया, हो गया सर्जरी, या तो पियोक्रोमोसाइटेक्टोमी, पियोक्रोमोसाइट को सेल निकाल देंगे, या फिर कई बार ये नहीं निकलती तो सीधा याद रख लो एड्रेनलेक्टोमी, खत्म। अब देखो आपने थॉयराइडेक्टोमी पढ़ा था, मोस्ट इंपोर्टेंट था वो, बताया था ना मैंने, देखो मैंने क्या बोला, हाइपोपिट्यूटिज्म और हाइपरपिट्यूटिज्म याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन हाइपोथायरॉयडेक्टोमी का मैनेजमेंट याद होना जरूरी है। मैंने बोला हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म याद नहीं हो तो चलेगा, मिक्सेडिमाकोमा, थायराइड स्ट्रॉम और थायराइडेक्टोमी सर्जरी का मैनेजमेंट तीनों का पता होना जरूरी है। वैसे ही फियोक्रोमोसाइटोमा तो याद हो जाएगा आपको, हो गया, लेकिन एड्रेनलेक्टोमी का मैनेजमेंट याद होना जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया। तो एड्रेनलेक्टोमी किस में करते हैं, एडिसन में भी करते हैं, कुशिंग में भी करते हैं, कॉन में भी करते हैं और फियोक्रोमोसाइटोमा में भी करते हैं। सच ये है कि कॉज ट्यूमर होना चाहिए, कॉज क्या होना चाहिए, तो चारों का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है एड्रेनलेक्टोमी, हम कर लें एड्रेनल पूरा, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे डायबिटीज, नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे, तो लिखो एड्रेनलेक्टोमी, सर्जिकली रिमूवल ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। अब मेरे को बता दो एड्रेनलेक्टोमी के बारे में, बताओ देखिए एड्रेनल कितनी होती है, अगर एक निकाल दी तो भी स्टेरॉइड तो कुछ तो कम हो गई, तो एक निकालते हैं तो 2 से 3 साल तक हमें क्या लेनी पड़ती है स्टेरॉइड, और दोनों निकाल दी तो जिंदगी भर स्टेरॉइड खानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस आएगा तो बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब हम थायराइड ग्लैंड निकाल रहे थे तो थायराइड ग्लैंड की वस्कुलरिटी कम करने के लिए हम उससे एक इंजेक्शन देते थे, उसको क्या बोलते हैं ल्यूकोल सॉल्यूशन, वो क्या करता था, वो थायराइड जैसा काम करता था, एंटी थायराइड जैसा, वो थायराइड के हार्मोन को क्या करता था कम, इसका मतलब वो क्या था एंटी थायराइड, क्या था, बट एड्रेनलेक्टोमी करने से पहले हमें एड्रेनल से जो हार्मोन बनते हैं ना उसको एक्स्ट्रा देना है, इसका मतलब क्या है एड्रेनलेक्टोमी करने से पहले हमें आईवी स्टेरॉइड देने जरूरी है, नहीं तो पोस्ट ऑफ पेशेंट को एडिशन क्राइसिस हो जाएगा, उल्टा याद रखना है, पूरी बात सुन लो वापस। थायराइड ग्लैंड निकालने से पहले हम ऐसे इंजेक्शन देते थे ताकि थायराइड हार्मोन की, थायराइड ग्लैंड की क्या हो जाए वस्कुलरिटी कम हो जाए, तो जब हम थायराइड को मैनिपुलेट करें तो थायराइड अपने स्टोर हार्मोन ज्यादा सीक्रेट नहीं करते ताकि थायराइड स्टोर नहीं हो जाए, मतलब हम एंटी थायराइड देते थे ग्लूकोल, पीटीयू, मीथामेजोल, कार्बोक्सिमेजोल, ताकि क्या हो जाए थायराइड सप्रेस हो जाए, ठीक है ना। लेकिन एड्रेनोटॉमी करते हैं उससे पहले हम स्टेरॉइड देना है, मतलब जो हार्मोन एड्रेनल बनाती है ना वो हमें देना है, क्यों देना है सुनना, जब हम एड्रेनल निकाल देंगे अचानक से स्टेरॉइड की कमी हो जाएगी, तो हम पहले ही देख रखते हैं ताकि एड्रेनल तो निकालेंगे तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस तो आएगा, तो सीवियर एडिशन डेफिशिएंसी नहीं हो, सीवियर एडिशन क्राइसिस नहीं हो, क्योंकि एडिशन हमने दे रखा है तो वो मैनेज कर लेगी स्ट्रेस को, समझ में आया। तो क्वेश्चन आता है कि एड्रेनल करने से पहले क्या देना चाहिए, आईवी स्टेरॉइड देना चाहिए, उसमें क्या था एंटी थायराइड देना चाहिए, उसमें तो नहीं देना था, थे जो है उसको भी कम करना था, इसमें देना है, समझ रहे हो मेरी बात। एनपीओ करना ये तो सबको पता ही है, पार्ट प्रिपरेशन बीटाडीन की पेंटिंग करते हैं वो भी पता ही है, ये चीजें बताने के लिए ओटी में पढ़ते हो पार्ट प्रिपेयरिंग सब वो सब चीजें गसंट वगैरह सब कुछ, तो अब बाकी चीजें क्या है, प्री ऑफ मैनेजमेंट क्या है, स्टेरॉइड देना जरूरी है, मैं उतनी बातें बताऊंगा इसका डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड है। अब ऐसे तुम एमएसएन पढ़ते थे क्या लिखते थे, प्रोवाइड एंटी स्टेरॉइड टू द पेशेंट, मुझे पता है स्टेरॉइड पेशेंट को ही देंगे, चलते को किसी को देंगे नहीं, तो क्यों आपके फालतू हाथ दर्द करवाना, तो गिव स्टेरॉइड, मॉनिटर वाइटल्स, वाइटल्स चेक करना है, ये दो बातें बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। कंसल्ट लेना, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, ये तुम उसमें पर इमरजेंसी में पढ़ते हो, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कौन सा नहीं होता टाइम, कौन सा बीच में होता है, जब आईपीएल देखते हो तो बीच में क्या होता है टाइम आउट, तो टाइम आउट हमेशा बीच में होता है, पेशेंट की आइडेंटिटी से लेके पेशेंट को क्या देने तक, एनेस्थीसिया देने तक क्या होता है साइन इन, एनेस्थीसिया से इंसिजन तक टाइम आउट, इंसिजन से वापस ओटी से बाहर आने तक साइन आउट, टाइम इन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब हम करेंगे एड्रेनलेक्टोमी, एड्रेनल सुप्रारीनल है ठीक है, पोस्ट ऑप सबसे पहला मैनेजमेंट वाइटल साइन, क्यों जो एड्रेनल निकालोगे हाइपोटेंशन क्या हो जाएगा, अरे मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं है, सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन वाइटल्स स्पेशली ब्लड प्रेशर, याद रहेगा, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं है, नहीं होगा ब्लड रिटेंशन कौन करेगा, अचानक से क्या हो सकता है हाइपोटेंशन, रोजाना वेट मेजरमेंट ठीक है याद नहीं रखना, यूरिन आउटपुट क्यों याद रखते हैं यूरिन आउटपुट, अगर बाई चांस किसी भी ऑर्गन को परफ्यूजन नहीं होता तो किडनी को भी नहीं होगा, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाना इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्लूइड लॉस को शो करता है, कहीं ना कहीं हेमरेज को शो करता है, अगर किसी पेशेंट का, किसका एडल्ट का यूरिन आउटपुट 30 ml पर से कम है इसका मतलब परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज है, और अगर बच्चा होता तो 30 ml पर नहीं होगा, भाई बच्चे का तो 30 ml पर नहीं होगा ना, 30 ml पर उसी का होगा जिसका वजन 60 किलो है, तो 60 किलो एडल्ट, तो बच्चे का यूरिन आउटपुट नॉर्मल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, किसी का भी यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर केजी पर से ज्यादा है इसका मतलब किडनी को परफ्यूजन प्रॉपर है, तो डिहाइड्रेशन का साइन है, एडल्ट में लेस देन 30 और बच्चों में लेस देन 0.5 ml पर केजी, उसमें पर केजी नहीं है उसमें पूरा है सीधा एक साथ, 60 किलो में 0.5 करोगे 30 आएगा, चाहे नहीं निकालना आ रहा है तो देख लो, वजन करो 60 किलो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर 30 ml पर आ जाएगा, तो बच्चे का वजन तो 60 किलो नहीं होता तो पर केजी निकालना पड़ता है, तो पर केजी 0.5 इंटू जितना केजी उतना कर लो, 10 किलो का बेबी है तो 5 ml पर यूरिन आ रहा है इसका मतलब सफिशिएंट है,
5 से ज्यादा आना चाहिए। 20 किलो का है 10 ml पर केजी आना चाहिए, 50 का है 25 आना चाहिए, 40 का है 20 आना चाहिए, 15 का है 7.5 आना चाहिए। जितने किलो का उससे आधा ml में यूरिन आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब प्रॉपर है। ये डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है, इससे कम है तो कहीं ना कहीं ब्लड लॉस को शो करता है, हाइपोवोलेमिक शॉक को शो करता है, यूरिन आउटपुट अगर कम है तो। ब्लड ग्लूकोज क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी नहीं है, तो एडिनल निकाल दिया आपने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, पैरालिटिकस इलियस। एडिनल कहां है? पेट में। पेट के किसी भी ऑर्गन की सर्जरी करते हैं, किसी की भी, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टोमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पाइलोरस, किडनी, एड्रिनल, इंटेस्टाइन, वो कोलेक्टोमी, टर्मिनल कोन, कुछ भी, एपेंडेक्टोमी, नर्व कट जाती है कई बार जो इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है, उसकी वजह से इंटेस्टाइन का क्या हो जाता है? पैरालिसिस। तो इंटेस्टाइन इज सेकेंडरी नर्वस सिस्टम, ये सुन लो। तो मेंट्रिक प्लेक्सस और मीजनल प्लेक्सस काम नहीं करेगा, तो जब भी कभी एब्डोमेन की सर्जरी करते हैं तो कोई ना कोई नर्व कट जाती है, तो इंटेस्टाइन का पैरालिसिस हो जाता है। हमें कैसे पता कि पोस्ट ऑफ पेशेंट को पैरालिटिकस इलियस हो गया? 3 साइन। बोल साउंड नहीं आते, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता, वॉमिटिंग होता। कौन से 3 साइन? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, नो बोल साउंड इवन आफ्टर 24 आवर्स। इवन आफ्टर 24 आवर्स, 24 आवर्स तो वैसे भी नहीं आते कई बार। इवन आफ्टर 24 आवर्स सर्जरी, नो बोल साउंड, या कई बार एग्जाम में नो बोल साउंड ऑप्शन में नहीं होता, नो फ्लैटस पास। नो बोल साउंड मतलब नो गैस पास, ये भी एक पैरालिटिक सीरियस का साइन है, समझे क्या? भाई देखो, आगे जाने की जगह नहीं होगी तो क्या होगी? वॉमिटिंग होगी। आगे जाने की जगह नहीं होगी तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन का पैरालिसिस हो गया तो गैस पास नहीं होगी, बोल साउंड नहीं आएगी। ये चारों साइन किसके हैं? पैरालिटिक सीरियस। याद रहेगा? तो पैरालिटिक सीरियस के क्या साइन है? नो बोल साउंड, नो फ्लैटस पास, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल। जब भी ये क्वेश्चन आ रखा है, जब तक किसी पेरेंट में बोल साउंड नहीं आ जाती तब तक कभी भी एनजी फीड स्टार्ट कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, क्योंकि इंटेस्टाइन इज नॉट वर्किंग। और जनरल एनेस्थीसिया के बाद जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आए तब तक ओरल नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। एनेस्थीसिया के बाद कौन सा एनेस्थीसिया में गैग जाता है? जनरल में जाता है, लोकल में कभी गैग नहीं जाता। गैग हमेशा उसी में जाएगा जिसमें आपने सेडेट किया है पेशेंट को, जिसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दिया है, न्यूरोमस्कुलर सेसेट्राक्यूरियम, विनक्रोनियम, सक्सिनिलकोलिन, जो आपने न्यूरोमस्कुलर अनकॉन्शियस किया है ना, फेनोबार्बिटॉन्स, ये तो आप नाम सुना होगा, थियोपेटासोडियम। जब पेशेंट को आपने सेडेट किया है, आईवी एनेस्थेटिक दिया है, तो ही मरीज अनकॉन्शियस होगा, और मरीज अनकॉन्शियस होगा मतलब ब्रेन सेडेट, ब्रेन सेडेट मतलब गैग रिफ्लेक्स नहीं। और जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आता तब तक कभी भी ओरल नहीं देना, वरना ओरल कहां चला जाएगा? पेकिया में, और क्या हो जाएगा? एस्पिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आ गया? पैरालिटिक के लिए समझ आ गया? तो पैरालिटिक के लिए में कभी भी एनजी फीड और गैप रिफ्लेक्स नहीं आए तब तक ओरल फीड नहीं देनी। और एस्पिरेशन हो जाने को दूसरा क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक कंटेंट ट्रेकिया पे चला जाना, मेंडलसन सिंड्रोम। जनरल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। जनरल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? मेंडलसन सिंड्रोम। क्या है? ये एक्स्ट्रा लिखा छत पे। व्हाट द मीनिंग ऑफ मेंडलसन सिंड्रोम? एक पेशेंट है जिसको जनरल एनेस्थीसिया दिया, अब मरीज अनकॉन्शियस है, उसका स्टमक बाई चांस स्टमक में कुछ है, वो बाहर आया और ट्रेकिया में चला गया और मरीज एस्पिरेट कर गया, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म है एस्पिरेट करने को मेंडलसन सिंड्रोम हो गया। क्या हो गया? गैस्ट्रिक कंटेंट रिवर्ट बैक एंड गोज इनटू द ट्रेकिया इज कॉल्ड मेंडलसन सिंड्रोम। एस्पिरेशन निमोनिया की टर्मिनोलॉजी है जनरल एनेस्थीसिया में, मेंडलसन सिंड्रोम। इसीलिए जनरल एनेस्थीसिया के बाद में साइड लेन पोजीशन देना है। जनरल एनेस्थीसिया के बाद में कौन सी पोजीशन? साइड लेन पोजीशन देनी होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि जनरल एनेस्थीसिया के बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं? साइड लेन। कि अगर मरीज अनकॉन्शियस है, रिफ्लेक्स नहीं है, अगर जीआईटी का सिक्रेशन आ भी गया तो बाहर निकल जाएगा, एस्पिरेट नहीं करेगा। क्लियर है क्या? जनरल एनेस्थीसिया के बाद में साइड लाइन पोजीशन देनी होती है, पूछा जा सकता है भाई कभी भी। पैरालिटिक के लिए समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नहीं है, ये काम की चीज है, ये मैं एडरेनालिन से रिलेटेड नहीं है, कोई भी जीआईटी की सर्जरी से रिलेटेड है। एक चीज और बताऊंगा जो बहुत किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके जस्ट बाद आने वाली है। वो सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, एनी एब्डोमिनल सर्जरी आपने जीआईटी में पढ़ लिया होगा, किसी भी एब्डोमिनल सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मतलब आएगी, 9 सेट में तो आएगी, पक्की आएगी, दोनों में से एक तो आना पड़ेगा। ये क्यों करवाते हैं ट्रिप एब्डोमिनल की सर्जरी के बाद? ये बताओ, ये तो हो गया, आपको समझ आ गया, छोड़ो। किसी भी एब्डोमिनल की सर्जरी के बाद में ये और ये क्यों करवाते हैं? ये बहुत काम, ये तो वर्ड है आपके लिए, बहुत काम के हैं। किसी भी एब्डोमिनल की सर्जरी के बाद में डीप ब्रीथिंग और कपिंग, और उसके बाद भी इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री करवाना कंपलसरी है। व्हाई? टू प्रिवेंट। तो मेरी बात बताओ, तो डीप कपिंग से नहीं सही हो जाता है, इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री क्यों करवाते हैं? क्यों? पेशेंट इज मोस्ट चालू, दर्द हर किसी को सहन नहीं होता बाबा। कहना बहुत आसान है, जिसको भी आज तक इस दुनिया में फीवर आया है, हर किसी ने ब्लैंकेट ओढ़ा है, और आपको अच्छे से पता है फीवर आने पे ब्लैंकेट नहीं ओढ़ना चाहिए, कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए। कहना आसान है, सिर्फ खुद को फीवर है तो आप ओढ़ोगे? ओढ़ोगे कि नहीं ओढ़ोगे? कितना भी कोशिश कर लो, फीवर तभी उतरेगा जब आप कोल्ड स्पंजिंग आइस पैक से कोल्ड स्पंजिंग करोगे। लेकिन जिसको भी इस तरह दुनिया में बुखार आया है, सबने ब्लैंकेट ओढ़ा है, सांस लिया है मुंह चेस्ट के बीच में डाल के, लिया है नहीं लिया सांस? डर लगता है, कोई कंबल भी हटा ले तो करते हो, ये होता है नहीं होता, और ये मना होता है, इसे और फीवर बढ़ता है। लेकिन तो वैसे ही है, सेम है। जब भी किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी होती है, तो एब्डोमिनल सर्जरी का मतलब कोचर इंसिजन, पेनर्सन इंसिजन, मिडलाइन इंसिजन, कोई भी 9 इंसिजन होते हैं जो भी आप पढ़ते हो। आपके यहाँ कट लगाया है, कट लगाया है मतलब स्टिचिंग किया है। अब आप पेशेंट को बोल रहे हो, जिस पेशेंट के बेचारे के कट लगा रखा है, कि आप उसको बोल रहे हो गहरा सांस ले, वो गहरा सांस लेगा तो लंग्स एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होके नीचे उसके टकराएंगे जहां पर उसका इंसिजन हो रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए, देखो कहना बहुत आसान है, खुद पे बीतती है तो पता चलता है। देखो ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये डायफ्राम है। जब लंबा सांस लेगा तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, तो लंबा सांस लेगा लंग्स की साइज बढ़ेगी,
भाई सांस अंदर लोगे तो लंग्स एक्सपेंड होंगे, डायग्राम सीधा हुआ। तो यहाँ पे माना कि आपने एग्जांपल कोली सिस्टेक्टोमी कर रखी है, सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं क्या कर रखी है। तो यहाँ पे इंसिजन लगता है, कोस्टल इंसिजन बोलते हैं उसको, यहाँ पे इंसिजन है, तो जो ही वो लंबा सांस लेगा लंग एक्सपेंड होगा, तो ये डायग्राम नीचे आएगा, डायग्राम कोस्टल मार्जिन को कंप्रेस करेगा और पेशेंट को पेन होगा। तो वो जो ही लंबा सांस लेगा, मैं जैसे ले रहा हूँ लंबा लिया था तो वापस खींच लेगा, तो पूरा लंबा सांस नहीं ले। आपको क्या बोलेगा, अरे सर मैंने खूब लिया, 1 घंटे से यही कर रहा हूँ। वो सोचेगा सर को पता थोड़ी चल रहा है, डॉक्टर को पता थोड़ी चल रहा है, आपने बोला लंबा सांस ले, हाँ सर मैं कब से यही कर रहा हूँ। लेकिन जो ही वो सांस लेना शुरू करता है, सांस यहाँ तक आता है, लंग्स इतना सा बढ़ता है, दर्द होता है, रुक जाता है। तो लंग्स की जो पेरिफेरल एलियाई होती है उसमें ऑक्सीजन, तो धीरे धीरे अगर लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो एलियाई क्या हो जाती है, कोलैप्स। क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कपिंग कर। तो कपिंग से भी क्या होता है, सबसे लास्ट वाली बात आती है, कभी उसको इरिटेशन होता है, पेन होता है तो आधी आधी खांसी करता है, फिर हम बोलते हैं तेरे को दर्द है, यहाँ पे एक पिलो दे दे या कोई सेंट पैक दे दे, फिर खांसी कर, तो उसको थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन पूरा आराम तो तब आएगा जब ऑक्सीजन बार बार यहाँ जाएगी। तो लंग्स के लास्ट पार्ट पर ऑक्सीजन तभी जाएगी जब वो खूब लंबा सांस लेगा। लेकिन जो ही लंबा सांस लेगा इंसिडेंट पे टकराएगा और पेन होगा और नहीं ले पाएगा, तो अपने को झूठ बोलेगा वो कि उसको बेचारे को दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर भी बड़े चालू होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये पाइप है, 3 है छोटी छोटी बॉल, क्या करना है, उठानी है नीचे करनी है, उठानी है नीचे करनी है। वो भी नीचे तभी होगी जब लंग्स के लास्ट पार्ट पर ऑक्सीजन जाएगी। कभी भी देख लेना, जो मरीज आपको ये बोलता है ना सर मैं पूरा लंबा सांस ले रहा हूँ, उससे बॉल ऊपर नीचे नहीं हो रही है, इसका मतलब वो नहीं ले रहा था। जिसका रेस्पिरेशन सिस्टम काम नहीं करता उससे बॉल ऊपर नीचे नहीं होती है। तो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री हाई फाउलर पोजीशन में की जाती है, मुंह के बीच में बराबर एयर टाइट, लिप्स के बीच में उसको पकड़ते हैं पीस को, फिर इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से लंग्स के लास्ट पार्ट तक ऑक्सीजन जाती है, इससे एटिलैक्टेसिस नहीं होता है। एटिलैक्टेसिस ऑपरेशन के पहले 24 घंटे में होने वाली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है ना। इससे क्या होगा, मरीज लंबा सांस लेगा। समझ आ रही मेरी बात, ये बात ध्यान रखने का। तो इसे एटिलैक्टेसिस से बचाने के लिए हम ये काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया इंसेंटिव स्पायरोमेट्री क्या होता है, ठीक है। जब भी कभी मॉर्फिन देते हैं ना तो डीप ब्रीथिंग क्यों करवाते हैं और कपिंग क्यों करवाते हैं। मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो भी डीप ब्रीथिंग करवानी है, सेम रेशनल है। मॉर्फिन क्या करता है, रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट या सप्रेस। जब भी मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी होती है रेस्पिरेटरी सप्रेशन होता है, मरीज का मेडुला ऑब्लांगेटा सप्रेस होता है, तो मरीज की रेस्पिरेशन रेट लेस देन 12 हो जाती है, ब्रीथिंग नहीं हो जाता, हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है, तो मरीज सांस नहीं लेता है, तो उसके अंदर एटिलैक्सिस होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है डीप ब्रीथिंग और कभी एक्सरसाइज करवाना चाहिए। मॉर्फिन टॉक्सिसिटी के साइन पता है सारे, SACRUM सेडेशन होता है और प्रॉपर एनाल्जेसिक है, कॉन्स्टिपेशन करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, मरीज खुश रहता है, यूफोरिया होता है और पीपल डायलेट नहीं करता। पिन पॉइंट प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है मॉर्फिन से, डायलेट नहीं होती, इसको बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल। एकदम पेन की आगे वाला पॉइंट इसके जैसी हो जाती है, एकदम छोटी सी प्यूपिल हो जाती है, इसको मायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोंटाइन हेमरेज में भी प्यूपिल ऐसी होती है। कौन से हेमरेज में, ब्रेन के पॉन्स में हेमरेज हो जाए तो भी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, याद रखना दोनों साइन। अवॉइड एब्डोमिनल पिलो एंड टेक डीप ब्रीथ, पिलो या सैंड बैग जो भी हमारे पास अवेलेबल है। आगे समझ में, बोले सर ये 2 लाइन में इतना टाइम क्यों खर्च किया, क्योंकि 2 लाइन में क्वेश्चन आता है। जैसे आपने नाम सुना होगा डेही सेंस और इवेसरेशंस, डेही सेंस और इवेसरेशन क्या डिफरेंस है। डेही सेंस में टूट गया, इवेसरेशन में टूट के सर्जरी के कितने दिन बाद होता है, 6 से 7 दिन बाद होता है। कौन से पेशेंट में मोस्ट कॉमन होता है, ऐसा पेशेंट जो ओबेज है और उसको अगर डायबिटीज है तो 100% चांसेज है, क्योंकि डायबिटीज में होम डीलिंग क्या होती है, डिले, और ओबेज में एब्डोमेन की साइज क्या होती है, ज्यादा, और 6 से 7 दिन बाद में धीरे धीरे चीज वैसे लूज होने लगते हैं। ओबेज पेशेंट सर्जरी के 6-7 दिन बाद, और अगर डायबिटीज है तो डेहिसेंस मोस्ट कॉमन है, एविसरेशन रेयर है, क्योंकि आगे टूटेंगे तो ही वो पार्ट बाहर आएगा ना। तो पहले डेहिसेंस होता है फिर एविसरेशन होता है, और एविसरेशन हो जाए तो पार्ट को पुश वगैरह नहीं करना होता है। हाइपोथर्मिया होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, क्या है, इंटरनल ऑर्गन जो बॉडी से बाहर होता है तो क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया होता है। क्या होता है, तो एनएस स्टाइल गॉज से अपने को क्या करनी है, स्यूचरिंग कवरिंग करना है, फिर अपने को हेल्प के लिए बुलाना है, फिर उसको सर्जरी के लिए जो भी नेक्स्ट डॉक्टर प्लान करे वो करना होता है। एनएस स्टाइल गॉज 2-3 चीजें याद रखना। नॉन सेट से पहले बताऊं, नर्सिंग केयर के लिए पेट्रोलियम गॉज डेली किसमें करते हैं किसमें नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर होता है, क्या, व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर, जन्मजात कंजेनाइटल, अगर किसी की प्यूबिक बोन नहीं बनती, क्या नहीं बनती, ड्यू टू प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन, आगे वाली बोन बनी नहीं तो ब्लेडर सामने दिखा है, दैट इज एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर, ब्लेडर एक्सपोज है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर में कभी भी पेट्रोलियम गॉज ड्रेसिंग नहीं करनी। आएगा एग्जाम में, कौन सी ड्रेसिंग, स्टेराइल वाटर ड्रेसिंग नहीं करनी, डिस्टिल वाटर ड्रेसिंग नहीं करनी, तो किससे करनी, एनएस नॉर्मल सलाइन 0.9% ड्रेसिंग करनी है एक्स्ट्रोपी ऑफ में, याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है, नहीं करनी एनएस के अलावा किसी और से। और पेट्रोलियम मतलब ऐसी ड्रेसिंग करनी जो नॉन अधेरेंट हो, व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉन अधेरेंट, चिपक गया, थोड़ी ब्लेडर खुला है, आपने ऐसी ड्रेसिंग की चिपक गया, खींचोगे ब्लेडर हाथ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, नॉन अधेरेंट एनएस स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है, याद रहेगी बात। कोलेस्टोमी, कोलेस्टोमी और आईसीडी, आईसीडी में भी कर सकते हैं, टेल्बा आता है वो भी कर सकते हैं, ऑक्लूजन करनी होती है, तुरंत पकड़नी होती है ऐसे, और वो भी कर सकते हैं दूसरी वाली पेट्रोलियम कोच। कोलेस्टोमी में पक्की करनी है। अगर हमने एक साइड की एडिनल हटाई तो कितने साल तक स्टेरॉइड लेना है, और अगर दोनों साइड की हटाई जिंदगी भर, किसके लिए, बचाने के लिए, एडिनल क्राइसिस, लगो एडिंग डायबिटीज, डायबिटीज नहीं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जैसे आपने जीएटी पढ़ लिया होगा, एक्सोक्राइन पढ़ लिया होगा, मैं तो मेरा वाला बताऊंगा, एंडोक्राइन 1 से 2% ही होता है, छोटा सा। हाँ भूल गया मैं तो आज, ऑनलाइन वाले मेरे को इरिटेट कर देते, तुम लोग खुश कर देते हो। बैलेंस डिप्रेशन प्लस मैनिया इज इक्वल टू यूथेमिया, यूथेमिया होता है ना, जैसे मूड नॉर्मल है उसको क्या बोलते हैं,
यूथेमिया, अरे नहीं बोलो ना कुछ। डिस्थाइमिया प्लस साइक्लोथेमिया इज इक्वल टू यूथेमिया, बाय डिप्रेशन प्लस मेनिया इज इक्वल टू मूड नॉर्मल। तो तुम लोग मैं नॉर्मल कर देते हो बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नेक्स्ट इज पेनक्रियास। क्या पढ़ेंगे? आगे बढ़े। हो गया क्या? देखो एकदम शॉर्ट में लिखवाया है, 2 से 3 साल या जिंदगी भर बस। पेज वेज तो कम ही भरे होंगे अपने एंडो में, ज्यादा थोड़ी व्यवस्था है तो बड़े बड़े लिखते, एक पूरे पेज में सिटी में मुंबई में जितना मकान है उतना बड़ा लिख दिया इसने। इतना कोई लिखता है क्या? एडिनल ग्लैंड लिखी इतनी बड़ी 10 बाई 10 फीट। अच्छा ये तो लाना नोट्स इतना बड़ा। ओ माय गॉड, मैं ऑनलाइन वालों को दिखा रहा हूं, हमारे बच्चे इतने मस्त नोट्स बनाते हैं ऑफलाइन वाले। देखो देखो बच्चों देखो, ये नोट्स है, ये लड़के नहीं बनाते, लड़की बनाती है ऐसा। देख लो ऑनलाइन वाले, देख लो नोट्स, ऐसे बताए हो जाओ। और बताता हूँ, रास भी ऐसे लिखता है जैसे किसी को पसंद आ जाए। रास का मतलब भी पसंद आना होता है ना। और रुको एक मिनट, ये तो ये एड्रिनल, ये जिंदगी में ना बहुत काम आएगा, आपके बच्चे देखेंगे ना खुश हो जाएंगे। सही, सही में बच्चे बहुत खुश होंगे, ऐसे बोलेंगे यार मम्मी बहुत अच्छा काम करती थी पढ़ते टाइम। चलो चलो नेक्स्ट, क्या हो गया? हाँ सुनो, पेनक्रियास के बारे में सुनो, टाइम पड़ा खूब पड़ा, आधा घंटा पड़ा। पेनक्रियास एक होता है कि दो? एक ही होता है, काम दो करता है, इसीलिए पेनक्रियास को डबल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल का मतलब एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन। इसका मतलब मैं इसको मिक्सोक्राइन बोल सकता हूँ। इसमें स्वीट, स्वेट नहीं, स्वीट स्वेट पसीना होता है, स्वीट मीठी। इट इज टू मच मीठा ऑर्गन बिकॉज ऑफ ग्लूकागॉन, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को भी तो बढ़ाता है। ग्लूकागॉन यहीं से तो आता है, ठीक है। तो मिक्सोक्राइन, डबल डबल ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, एक्सो प्लस एंडो। इसका 98% पार्ट इज एक्सोक्राइन, ओनली 2% पार्ट इज एंडोक्राइन, और उसका भी 90% टेल रीजन में होता है। तो अपन जो भी पढ़ेंगे बेचारी पूछ में से पढ़ेंगे। टेल, पेनक्रियास का टेल पार्ट इज रिस्पांसिबल फॉर डायबिटीज। पेनक्रियास का कौन सा पार्ट डायबिटीज के लिए रिस्पांसिबल है? टेल पार्ट। उसमें एक स्पेशल सेल होती है, उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। हम वही पढ़ेंगे, पूरा पेनक्रियास नहीं पढ़ेंगे। इट्स रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी होता है ना जैसे, पेरिटोनियम के पीछे की तरफ होता है। तो आप ये देखोगे ना, पेनक्रियास का जो टेल पार्ट होता है वो यहाँ होता है। तो आप एक साइन पढ़ोगे, इसको बोलते हैं टर्नर साइन। तो जो टर्नर साइन होता है ना, वो यहाँ पे ब्रूस डिस्कलेशन को बोलते हैं। टेल पार्ट में जो ब्लीडिंग होती है ना, क्योंकि पेनक्रियास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन आगे की तरफ पीछे की तरफ होता है ना, साइड से हॉरिजॉन्टल होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेड यहाँ से शुरू होता है, फिर बॉडी फिर ऐसे करते करते टेल पीछे की तरफ चला जाता है, लेफ्ट साइड। पैंक्रियाटाइटिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं? रैनसन क्राइटेरिया। जैसे जोन्स क्राइटेरिया रोमेटिक फीवर, ड्यू क्राइटेरिया इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मैकडोनाल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक वैसे ही रैनसन क्राइटेरिया यूज इन पैंक्रियाटाइटिस। रैनसन, RNSON, रैनसन क्राइटेरिया। आपने एंडो के क्वेश्चन मिला है सारे डिसऑर्डर में से? मिला है सब में? मिला है, मिला है ना? थोड़े थोड़े कुछ नहीं लगे? पूरा हो गया, समझ आ गया पूरा? कोई ऐसा क्वेश्चन लगा नया? नहीं लगा ना? किसी को लगा हो तो बताओ, लगेगा कैसे? लगेगा कैसे? किसी को लगा हो तो बताओ। नहीं लग सकता, चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं लग सकता। देख लो, जाए तुम कोशिश कर लेना, बुकों में से कहीं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गूगल पे, गूगल लिखना एंडोक्राइन क्वेश्चंस, फिर सर्च करना, फिर भी नया नहीं लगेगा तुम्हें। कितने क्वेश्चन बन जाए, अपने एक्सप्लेनेशन से बाहर नहीं जाएगा 90%। एक आधा तुम लेके आ जाओ कोई 100 में से, जो अपना है ही नहीं, पीछे है कोई, तो फिर वो बात मतलब बहुत ज्यादा टफ, वो बात है। मैक्सिमम कवर है। हाँ, क्या कह रहे हो? 70? मेरा है ही नहीं। 76 डायबिटीज है, इसका पेनक्रियास का है, सॉरी अपना एंडोक्राइन का है। लाओ इधर लाओ, इंसुलिन पड़ा है तो कहाँ? इधर लाओ। नहीं नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ, लाओ लो इधर खुद, अरे मैं मेरे को आना पड़ेगा। 76। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रही है, समझदार वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा है ये, हर किसी को आना चाहिए। सुनो, क्वेश्चन ये है, एक पेशेंट है जिसको आईडीडीएम है, मतलब टाइप 1 डायबिटीज है। आईडीडीएम का मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, और जो भी बच्चों को भी जो भी डायबिटीज होता है वो आईडीडीएम होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1 का दूसरा नाम है। और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस इंसुलिन होती है, क्योंकि उसका मेन कॉज क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो उसमें इंसुलिन दे रहे हैं, और इंसुलिन दे रहे हैं 20 यूनिट एनपीएच। कौन सा दे रहे हैं? मैं इंसुलिन को 4 भागों में बांटूंगा। एक बता देता हूं आपको, पहले वैसे पढ़ूंगा मैं, पर पहले बता देता हूं, मैं इंसुलिन को 4 भागों में बांटूंगा, एक रैपिड, एक रेगुलर, एक एनपीएच, एक लॉन्ग एक्टिंग। कितने भागों में बांटूंगा? 4। रैपिड का मतलब है सुपर फास्ट इंसुलिन, लाइक राजधानी एक्सप्रेस। रैपिड में आता है ए, एल, जी, और इंसुलिन का नाम है आई, अली जी नाम से याद रखते हैं आप लोग, ठीक है?
सॉरी, एस्पर्ट, लिस्प्रो, ग्लूलिसिन, एस्पर्ट, लिस्प्रो, ग्लूलिसिन। तीन चीजें बताऊंगा हर एक इंसुलिन में। एक ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक पीक, एक ड्यूरेशन। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब है कब ये काम करना शुरू करेगा और कब ये पीक पे जाएगा और कब तक। ड्यूरेशन का मतलब है टिल, कब तक ये काम करेगा। मैं ऐसे करके आपके 16 क्वेश्चन करवा दूंगा इसमें एक ही टेबल में। देखो सिंपल। रैपिड का मतलब है सुपर फास्ट, ALG, एस्पर्ट, लिस्प्रो, ग्लूलिसिन, ये तीनों सुपर फास्ट होते हैं। और इन दोनों को आईवी भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। इनको ओनली सबक्यूटेनियस दे सकते हैं दोनों को। ऊपर वाले दोनों को आईवी भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, और नीचे वाले दोनों को ओनली सबक्यूटेनियस देते हैं। अब सुनना, ये 15 से 30 मिनट में काम करना शुरू कर देता है, समझ भाई, और 1 से 2 घंटे में पीक पे पहुंचता है। कितने घंटे में? और हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी अपने पीक पे होता है उसी समय सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। इसका मतलब हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा? जब जो इंसुलिन हमने दिया है वो पीक पे है। तो रैपिड के कितने घंटे बाद में हाइपो होता है? 1 से 2 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? रेगुलर के 30 मिनट में काम करना शुरू करेगा। रेगुलर का मतलब एक्ट्रापिड। क्या नाम होता है? एक्ट्रापिड को बोलते हैं ह्यूमोलिन आर। तीन नाम है रेगुलर के। रेगुलर को एक्ट्रापिड बोलते हैं, रेगुलर को ह्यूमोलिन आर बोलते हैं, ह्यूमोलिन आर, और रेगुलर को रेगुलर बोलते हैं जो आप हाइपरकैलेमिया में देते हैं वो रेगुलर वाला। ठीक है, आईवी भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस। ये 30 मिनट में काम करना शुरू करता है और 2 से 3 घंटे में पीक पे आता है और 5 से 7 घंटे बाद ये काम करने का खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको कई बार टीडीएस भी देते हैं और क्यूआईडी भी देते हैं। रेगुलर को आपने देखा होगा, ठीक है। अब आता है एनपीएच। एनपीएच 90 मिनट में काम करना शुरू करता है। कितने मिनट में? और 5 से लगभग 7 घंटा, एग्जैक्ट मैं डेट बताऊं इसकी, 7 घंटे में, 1 घंटा ऊपर भी कर सकते हो, 1 घंटे 7 घंटे में ये कहां आता है? पीक पे आता है और 16 घंटे तक ये चलता है। तो इसको हम लोग मैक्सिमम भी नहीं देते हैं, कुछ लोग टीडीएस भी दे सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप एनपीएच देंगे उसके 7 से 8 घंटे बाद हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसको कांसेप्ट याद है उसका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि सुबह 7 बजे दिया था तो हाइपो कब होगा? 7 में लगभग 7-8 घंटे जोड़ो। एक है ऑप्शन में 10 बजी हुई है सुबह वाली, क्या 10 बजे हाइपो होगा क्या? एक है शाम सुबह की 5 बजी हुई है, 7-22 घंटे बाद आएगी, तो क्या उस समय हाइपो होगा क्या? एक है सुबह की जस्ट 8 बजे, क्या उस समय हाइपो होगा क्या? 1 घंटे बाद हाइपो होगा क्या? एक है 3 बजे, बस आंसर राइट हो गया। 7 से 8 घंटे ऐड करो, टिक होता है हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया। और सबसे लास्ट बचा लॉन्ग एक्टिंग, जिसको बोलते हैं गिलेरिसिन। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं लेंटस। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं चुआ। क्या बोलते हैं? ऐसा पर्सन जिसके साथ में कोई भी दौड़ना नहीं चाहे, तो ऐसा इंसुलिन जिसको किसी के साथ में मिक्स नहीं कर सकते, इंसुलिन का नाम क्या है? रात को 10 बजे देते हैं। हॉस्पिटल में काम किया किसी ने? रात को 10 बजे कौन सा देते हैं ये? क्यों 10 बजे क्यों देते हैं? क्योंकि कोई हाइपो नहीं होगा। हाइपो होता ही नहीं है क्योंकि ये कभी पीक पे नहीं आता। इसमें पीक पे आने वाली कैपेसिटी नहीं है। ये 2 घंटे में काम करना शुरू करता है, पीक पे आता नहीं है, 24 घंटे चलता है। क्योंकि इतना ही देते हैं, थोड़ा सा शुगर कम करेगा 2-4, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे इंसुलिन याद करवा दिए मैंने, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ये तो जस्ट ऐसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैं कह दूं भाई रटना नहीं है, समझना है। तो ये क्वेश्चन तो एनपीएस का, कल के दिन रेगुलर का भी आ सकता है ऐसे, कल के दिन रैपिड का भी आ सकता है ऐसे। तो आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हाइपोग्लाइसीमिया हमेशा पीक पे होता है। कब होता है? इंसुलिन के पीक पे। कौन सा इंसुलिन का पीक कब आता है? हमने पढ़ लिया। रैपिड का बहुत जल्दी आता है, रेगुलर का उससे थोड़ा सा धीरे आता है, एनपीएच का उससे थोड़ा धीरे आता है, और एनपीएच और लॉन्ग एक्टिंग का आता ही नहीं है। इसलिए हम आपको देते हैं ताकि मरीज को रात को हाइपो भी नहीं हो। ठीक, थोड़ा थोड़ा कम करेगी, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, कल शाम तक चलेगा। और हमेशा लेंटस रात को 10 बजे और अगले दिन 10 बजे देते हैं। याद है क्या इसको? कोई डाउट नहीं है क्या? ये टेस्ट हुआ कब है? आज? अच्छा, आज संडे था क्या? 57, 57 normal time of first period of reactivity after birth of child is normal time of first 57 है ना? फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी 57 है ना? आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। देखो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, जब बच्चा जन्म लेता है? क्या कर रहा है? सुनो पूरी बात सुन लो। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, पूरी बात तो सुनो। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म ले लिया, अब जो ही घर में मिठाइयां बढ़ती है, बच्चा जो नया बच्चा दुनिया में, जैसे आप एक दिन पहली बार क्लास में आओगे, आपको ऐसे कंफर्टेबल रहेगा, अनकंफर्टेबल रहेगा? पहले लगभग 1 घंटे तक बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है। कैसे? इधर उधर देखा, रोएगा, क्राई करेगा, आंखें मटमटाएगा, क्या हुआ है? और जो ही 1-2 घंटा हो जाता है, 1 घंटा, उसके बाद बच्चा सो जाता है मस्त। दैट इज फर्स्ट पीरियड ऑफ डिक्रीज एक्टिविटी। उसके बाद बच्चा सो जाता है, 2-4 घंटे तक सोता है, फिर वापस उठता है, दैट इज सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। तो पहले 1 घंटे तक बच्चा रोता है, दैट इज फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। उसके बाद बच्चा सोता है, दैट इज फर्स्ट पीरियड ऑफ डिक्रीज रिएक्टिविटी। उसके बाद बच्चा वापस उठता है, दैट इज सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। उस समय बोल मूवमेंट आएंगे, गैस्ट्रेटरी मूवमेंट होगा, टंग आएगा, ये आता है सेकंड पीरियड ऑफ इंक्रीज रिएक्टिविटी। समझ आ गया? तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ इज द, आई थिंक ए होना चाहिए। हां, हो गया होगा। हां, ए होना चाहिए। ये एग्जाम में आने वाला बेसिक्स वाला हो गया। और कोई? और कोई? बोलो बोलो। एट बर्थ, एट बर्थ वाला ना? एट बर्थ वाला तो सही होगा ना? 1.7:1 सही होगा ना एट बर्थ तो? है? कौन सा? जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो अम्लाइकस यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे रेशियो रहता है 1.7:1। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता जाता है। जब हम अडल्ट होते हैं, हमारा 1:1 होता है सिंपल प्यूबिस पे। जब बच्चा छोटा रहता है, जैसे एग्जांपल जब फीटस रहता है, 3 महीने का होता है फीटस, तब उसका 50% तो हेड होता है, 50% बाकी वाले पूरे पार्ट होते हैं। जब बच्चा 5 महीने का होता है फीटस, तो उसका 33% हेड होता है, 67% ये पार्ट होता है, यहाँ से नीचे नीचे। जब बच्चा जन्म लेता है, तो 25% ये होता है, 75% इसके नीचे नीचे होता है। अब जो जो बच्चा बड़ा हुआ, अब इसका पूछा है कि अम्लाइकस से ये लेंथ कितनी होगी और ये कितनी होगी, तो ये पार्ट 1.7 और नीचे वाला 1, उसके कंपैरिजन में ये पार्ट ज्यादा होता है फिलहाल। अब धीरे धीरे बच्चा ग्रो करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा तो सिंपल प्यूबिस से अडल्ट में दोनों बराबर हो जाएगा, विंग स्पान के बराबर हो जाएगा। जन्म के समय 1.7:1 होता है। और कोई है? सब करवा दिया, आपको सॉल्व करवा दिया ना? आज सॉल्व नहीं हुआ?
21 में क्या है? 21 में तो सी है ना। 21 में क्या होता है? कभी भी देखो, अपना के अंदर APGAR, सुनो, APGAR, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेज, रिफ्लेक्स, एक्टिविटी मतलब मसल टोन। सबसे क्रिटिकल पैरामीटर इज पल्स। रेस्पिरेशन रेट कभी भी चेक नहीं करते, रेस्पिरेशन एवर चेक करते हैं, तो सबसे क्रिटिकल इज पल्स। अगर एब्सेंट है 0 नंबर, 100 से कम है 1 नंबर, मोर देन 100 और 100 दैट इज 2 नंबर, तो आपका इसमें पल्स आ रहा है, हार्ट रेट आ रहा है, फ्यूबल रिस्पांस। और हां तो सी तो है। और कोई 50? हां सच में ये सॉल्व नहीं हुआ। 50 या 51? हेटेरोपॉलीसैकेराइड एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड शॉक अब्जॉर्बेंट ऑफ जॉइंट। ऐसा कौन सा पॉलीसैकेराइड है जो लुब्रिकेंट का काम करता है और जॉइंट को इंजरी से बचाता है? इसका तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, फिर पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, जो नहीं पता है मैं नहीं बताऊंगा आपको। चुप रहो रे तुम, एक सब जने मत बोलो। एबीसीडी क्या होता है? एबीसीडी इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को अप्रोच करना, एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। तो फिर शॉर्ट करना। और कोई? और हो गया। मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं समझ गया, मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरी परीक्षा तुम क्या ले रहे हो, लेके थक गया। उसने बोला छोड़ो इनको, ये इसके मत लो। है किसका? 70 सर ने बताया वही होगा, जो सर ने मेरे को बता दिया उसके बाद नो कमेंट, बता दिया उसके बाद नो कमेंट्स, नो कमेंट्स एट ऑल। सर ने बता दिया मतलब फाइनल है। इधर आप इंसुलिन में कोई डाउट? लिख दिया, जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, टाइम पड़ा है। क्या ऐसे कर रहे हो तुम, मेरे से थक गए क्या? मत थको। ऐसे ही होता है क्या? अरे मान लो रे बतख, ऐसे होते हैं ना। सही है, अब थोड़ा ठीक है। यह है लवली लवली लीवर, यह लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आर्टरिकारिया, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक, कॉमन कॉमन बाइल नहीं, कॉमन हिपेटिक। डिफरेंस है, फोटो आ सकता है। कॉमन बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर के बाद होती है, गॉल ब्लैडर से पहले लेफ्ट और राइट जुड़ के कॉमन हिपेटिक डक्ट बनती है। ये सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर को जाती है, कौन सी डक्ट? इसको बोलते हैं सीबीडी, कॉमन बाइल। कॉमन बाइल डक्ट जाके वहां पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके इंस्पेक्टर बॉडी के थ्रू ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में खुलती है। समझ में आया? बाइल कहां बनता है, स्टोर कहां होता है, आता कहां है, इंटेस्टाइन। अगर लीवर के अंदर प्रॉब्लम है इंट्राहेपेटिक, लीवर के बाहर है पोस्ट हेपेटिक। आपने नाम सुना होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, उसमें क्ले कलर का स्टूल होता है, पता है क्यों होता है? बता दिया एक दिन मैंने। कभी भी पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होगा या कहीं ना कहीं लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, लीवर के बाद में कभी भी प्रॉब्लम है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसमें कभी भी स्टूल होगा व्हाइट कलर का होगा, जिसको बोलते हैं क्ले कलर स्टूल। क्यों? उसमें व्हाइट कलर का स्टूल होगा, डार्क कलर का यूरिन होगा, दोनों उल्टे होंगे एक दूसरे के। सुनो, जब कभी चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर लीवर के बाद कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलेंगे। यस, तो बाइल का कलर होता है आपको बताइए, बाइल आ नहीं पाएगा इंटेस्टाइन में, और बाइल नहीं आएगा तो जो कंटेंट होगा फिकल मैटर होगा वो क्ले कलर का होगा, तो नहीं आ पाएगा तो बाइल वापस जाएगा, वापस जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन से हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा तो किडनी में जाएगा, किडनी में जाएगा तो यूरिन के साथ बाहर निकलेगा, यूरिन के साथ बाहर निकलेगा तो डार्क कलर यूरिन होगा। तो जब कभी भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पढ़ते हैं आप लोग, क्ले कलर स्टूल एंड डार्क कलर यूरिन पड़ता है, यस और नो? ठीक है, वो बात छोड़िए। अब आगे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की सबसे बड़ी डक्ट होती है पेनक्रियाटिक डक्ट। ये सारा है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, ये छोटे छोटे लोब्यूल्स है, वैसे आप जीआईटी में पढ़े वो सारे, ये है लोब्यूल्स, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, एकदम शॉर्ट में। पेनक्रियाज के टेल पार्ट में सेल होती है, उसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरेंस। क्या बोलते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरेंस। इसके अंदर बीटा सेल होती है, इसके अंदर अल्फा सेल होती है, और भी होती है, दो मेन याद रखना, बीटा और अल्फा। आइलेट ऑफ लैंगरेंस के अंदर जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती है, अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, अब ये जो पेनक्रियाज है, अब आपने सुना होगा पेनक्रियाटाइटिस में एमाइलेज बढ़ता है, लाइपेज बढ़ता है ना, ट्रिप्सिन नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? भाई देखो, पेनक्रियाज से तीन एंजाइम आते हैं, एमाइलेज आता है, किसका मेटाबॉलिज्म करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज किसका करता है? फैट का। और ट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का। तो जब कभी भी पेनक्रियाटाइटिस होता है, पेनक्रियाटाइटिस के दो मोस्ट कॉमन कॉज है, पहला अल्कोहल, दूसरा गॉलस्टोन। माना कि पेनक्रियाटाइटिस कब होगा? ये डक्ट ब्लॉक हो जाएगी या गॉलस्टोन होगा, इधर से कोई पथरी आई, इधर से आती 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 यहाँ आई, ब्लॉक कर दिया। अब ये सीक्रेशन इसमें नहीं आएगा तो पेनक्रियाज इरिटेट होगा। जब आपको बोलने नहीं दिया जाए, आपको बोलती बंद कर दी जाए, आपको गुस्सा आएगा, आप क्या करोगे? ब्राश निकालोगे, फ्रस्ट्रेट होगे। जब पेनक्रियाज का सीक्रेशन बाहर नहीं आएगा ड्यूडेनम में, पेनक्रियाज फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसी को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जब पेनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाती है, चाहे वो गॉल डक्ट की वजह से हो, चाहे गॉलस्टोन की वजह से हो, चाहे पेनक्रियाटिक डक्ट थिक हो जाए, सीक्रेशन कुछ भी ऐसा रीजन हो जाए, उसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। अगर दो मोस्ट कॉमन कॉज है, दैट इज गॉलस्टोन, तीसरा अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल। कई बार आइडियोपैथिक भी होता है, इसका कोई कॉज नहीं होता, वो अलग क्लिनिक में आता है, वो एक्यूट के ये दो ही कॉज है। ठीक है, अब ये डक्ट ब्लॉक हो गई, अब बताओ एमाइलेज आता यहाँ बनता है, जगह जगह छोटी छोटी सेल से बनता है, डक्ट ऑफ सेंटोनरी होती है, ये इसमें आ जाता है। तो आप जो भी खाना खाए हो, जैसे ड्यूडेनम में, जैसे स्टमक में खाना 2 घंटे रहता है, उसके बाद में काइम बना, वो आ जाता है ड्यूडेनम में। अब यहाँ पे कुछ खाने का या मेटाबॉलिज्म हो जाता है, कुछ का नहीं होता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर आता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को लेकर चला जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म कर देता है, लाइपेज फैट का कर देता है, बाइल के साथ मिलके
फैट का बाइल के साथ मिलके होता है, अकेला नहीं हो पाता। बाइल इमल्सिफिकेट बाइल करता है फैट को, बिना बाइल के फैट का भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसलिए बाइल जरूरी है। जिसका लीवर काम नहीं करता उसका फैट का भी मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता। ये पता होगा, लीवर काम नहीं करता उसको विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि लीवर बना भी नहीं पाता सही तरीके से। बाइल नहीं आता तो विटामिन के भी कम हो जाता है, ब्लडिंग टेंडेंसी वैसी वजह से हो सकती है। अब देखना इधर, जब इधर से एमाइलेज आता है कार्बोहाइड्रेट का कब देता है, लाइपेज आता है फैट का। लाइपेज कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी करवाता है, किसका? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? लाइपेज। तो क्वेश्चन सुना आपने कि पेनक्रियाटाइटिस में हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है? ये वही से मिल गया कि जब भी पेनक्रियाटाइटिस होगा तो लाइपेज आएगा नहीं, किस पर? इंटेस्टाइन में नहीं आएगा, ब्लड में ज्यादा है, पेनक्रियाज में ज्यादा है, इंटेस्टाइन में नहीं आएगा, तो कैल्शियम आप जो भी खाओगे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका मतलब वो स्टूल के साथ यूरिन के साथ क्या हो जाएगा? बाहर निकल। तो हाइपोकैल्सीमिया इज अ साइन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। हाइपोकैल्सीमिया इज अ साइन ऑफ, और हाइपरकैल्सीमिया इज अ कॉज ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। हाइपरकैल्सीमिया या कोलेस्ट्रॉल या टीजी ज्यादा होने से पेनक्रियाटाइटिस होता है, लेकिन होने के बाद में कैल्शियम कम होता है। टीजी ज्यादा होने से, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से पेनक्रियाटाइटिस होता है, कैल्शियम ज्यादा होने से पेनक्रियाटाइटिस होता है, होने के बाद में हाइपोकैल्सीमिया होता है। रीजन आपके सामने पड़ा, क्योंकि लाइपेज आएगा नहीं, तो आपने जो भी खाया है उसका मेटाबॉलिज्म होगा, एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो सीधा का सीधा बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब बाहर निकल जाएगा। हालांकि दूसरे वाले करेंगे, बेचारे कैल्शियम करेगा अपने लेवल पे, पीटीएच करेगा, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया होता है। मान गए बात? अब सुनना, जब भी कभी एमाइलेज नहीं आएगा तो एमाइलेज कहां रह जाएगा? या डक्ट में रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? लाइपेज नहीं आएगा तो लाइपेज क्या रहेगा? पेनक्रियाज में रह जाएगा। ट्रिप्सिन मेटाबॉलिज्म किसका करता है? प्रोटीन का। नहीं आएगा तो क्या होगा? ये तो जिसको पेनक्रियाटाइटिस होता है उसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है? माल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसका कोई मेटाबॉलिज्म वेट बहुत लॉस हो जाता है, उसका बहुत एकदम बॉडी के ऊपर से फैट गायब हो जाती है, लाइपेज हो गई नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ फैट का, जो भी खाया उसको स्टेटोरिया होता है। क्या होता है? जिस किसी को पेनक्रियाटाइटिस होता है उसको लार्ज ग्रीसी ऑयली ऑयली स्टूल आता है, फाउल स्मेलिंग स्टूल आता है, फैट ग्लोब्यूल्स स्टूल आता है। स्टूल में अनडाइजेस्टेड फैट का आना क्या कहलाता है? स्टेटोरिया कहलाता है। क्यों होता है? क्योंकि लाइपेज नहीं है। लाइपेज नहीं है तो आपने कोई घी खाया हो, चाहे तेल खाया हो, चाहे कुछ भी खाया हो, वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, आपकी बॉडी उसका यूज नहीं कर पाएगी। तो जब भी सीरियस डिजीज पढ़ते हो उसमें भी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। आप पेनक्रियाटाइटिस पढ़ते हो उसमें भी वेट लॉस पढ़ते हो, पतला हो जाता है पर्सन, एकदम वेट कम हो जाता है, पढ़ते हो ना पेनक्रियाटाइटिस में। इस वजह से माल एब्जॉर्प्शन, माल मतलब नहीं, एब्जॉर्प्शन मतलब खाना, जो भी आपने खाया वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सीधा बाहर निकल गया, और फैट जब भी स्टूल के साथ बाहर आता है तो फाउल स्मेलिंग होता है। कैसा होता है? फाउल स्मेलिंग। ठीक है, तो देखना, तो एमाइलेज नहीं आया तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, लाइपेज नहीं आया तो फैट और कैल्शियम नहीं हुआ। ट्रिप्सिन ऐसा है, इज मोस्ट अटपटा सा। ट्रिप्सिन क्या है? इसको चाहिए। ट्रिप्सिन इज मोस्ट आतंकवादी टाइप ऑफ हार्मोन। आतंकवादी समझते हो? इसको रोजाना का एक शिकार चाहिए, बाहर वाला दे दो या घर वाला दे दो, एक को मारना है तो मारना है। अगर इंटेस्टाइन में आ गया तो प्रोटीन को मार लेगा, इसको चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा। अगर आप बाई चांस डक्ट ब्लॉक कर दी तो घर में किसी को मार देगा। आपने सुना होगा जब भी कभी पेनक्रियाटाइटिस होता है तो लंबे समय से पेनक्रियाटाइटिस होने के बाद में पेनक्रियाटाइटिस का नेक्रोटाइजिंग होने लगता है, दैट इज ऑटोडाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज, दैट इज सेल्फ डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज। तो ट्रिप्सिन को प्रोटीन चाहिए, और आपको ये अच्छे से पता है ये ऑर्गन कोई प्लास्टिक का तो है नहीं, ये केमिकल का ही बना हुआ है, ये भी तो प्रोटीन का बना हुआ होगा, ये भी तो फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होगा। तो ट्रिप्सिन जब आ नहीं पाता तो ट्रिप्सिन कहीं ना कहीं अपने काम में लग जाता है। एमाइलेज लाइपेज का तो कोई काम है नहीं अंदर, तो एमाइलेज लाइपेज नहीं आएगा तो यहाँ आएंगे। आपको पता है पेनक्रियाज के हर एक पार्ट को ब्लड सप्लाई तो होती है, तभी पेनक्रियाज जिंदा रहता है। तो पेनक्रियाज वीनस रिटर्न लेके पेनक्रियाटिक जो वेन होती है वो राइट एट्रियम में जाती है, ये तो आपको पता ही है। तो जब पेनक्रियाज का एमाइलेज और लाइपेज जब इंटेस्टाइन में आएगा नहीं तो वो कहां रहेगा? पेनक्रियाज में घूमेगा नहीं, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं थ्रू द वीनस रिटर्न, थ्रू द इंटरनल गैस एक्सचेंज। नाम सुना इंटरनल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज होता है, उसके थ्रू किसमें चला जाता है? वेन में, वेन के थ्रू राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से अपन जब ब्लड का सैंपल लेंगे, अब ब्लड का सैंपल लेते हैं, ब्लड घूम रहा है, ब्लड के सैंपल में एमाइलेज और लाइपेज ज्यादा आता है, हम क्या बोलते हैं? इसको पेनक्रियाटाइटिस है। कैसे? क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस में एमाइलेज लाइपेज गए नहीं या घूम रहे थे, इसका नाम दे दिया पेनक्रियाटाइटिस। लेकिन ट्रिप्सिन क्यों नहीं बढ़ता? ट्रिप्सिन जो ही बढ़ता है ट्रिप्सिन अपना यूज कर लेता है, पेनक्रियाज को खाने लग जाता है, ऑटोडाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज, क्योंकि ट्रिप्सिन को चाहिए प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? पेनक्रियाज का ऑटोडाइजेशन करने लग जाता है। तो जब भी किसी को पेनक्रियाटाइटिस होता है मैक्सिमम पीपल को पेनक्रियाज का नेक्रोसिस होने लगता है बिकॉज ऑफ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेनक्रियाज को क्या करने लग जाता है? खाने लग जाता है, इसीलिए ब्लड में ट्रिप्सिन का लेवल नहीं बढ़ता, एमाइलेज लाइपेज का लेवल बढ़ता है पेनक्रियाटाइटिस में। और कैल्शियम कम क्यों होता है ये भी पता चल गया। और जब भी कभी हमें सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें वेजोडाइलेशन होता है ना, सीवियर इन्फ्लेमेशन हमेशा वेजोडाइलेशन, बीपी कम होती है, कभी शॉक में देख लेना, सेप्टिक शॉक हो, चाहे न्यूरोजेनिक शॉक हो, चाहे हाइपोवोलेमिक शॉक हो, चाहे हेमरेजिक शॉक हो, हमें बीपी कम होती है। तो जब पेनक्रियाज का सीवियर इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगेगी, उसकी एंडोथेलियल डैमेज होगी, तो उसकी वजह से हेमरेज, अगर इस जगह हेमरेज हुआ यहाँ पर तो आएगा कुल्लेन साइन, क्योंकि पेनक्रियाज यहाँ पर है तो ब्लीडिंग होगी यहाँ पर, क्योंकि पेनक्रियाज हाईली मस्कुलर ऑर्गन, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स रप्चर होगी, इसको बोलेंगे कुल्लेन साइन। कौन सा साइन? और अगर यहाँ पर हेमरेज हुआ तो यहाँ होगा टर्नर साइन। क्या होगा? तो आपको कुल्लेन साइन समझ में आया, टर्नर साइन आया, हाइपोकैल्सीमिया आया, ऑटोडाइजेशन समझ में आया, ब्लड में एमाइलेज लाइपेज क्यों बनता समझ में आया, माल एब्जॉर्प्शन आया, स्टेटोरिया क्यों होता है? जब भी कभी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है तो जब भी ये सीक्रेटनेस में आएंगे नहीं तो मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, कभी भी बोल साउंड नहीं आती। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में बोल साउंड नहीं आती, और क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में फ्रीक्वेंट बोल साउंड आती है। और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का 100% साइन है सीवियर मिड एपिगेस्ट्रिक पेन, सेकंड नंबर है वोमिटिंग, पहला साइन क्या है? पेन के बिना कभी भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस नहीं हो सकता। और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का मेन नर्सिंग इंटरवेंशन है एनपीओ। क्या करना? इवन वन ड्रॉप भी पानी नहीं देना होता है, एनपीओ, नथिंग पर ओरल, और एनजी ट्यूब लगानी है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में एनजी ट्यूब लगानी है बट एक बूंद नहीं देनी है। व्हाई? जो भी है वो लेना है, सीआरटीएस पे डालना है पेशेंट को, किस पे? कंटिन्यू राइस ट्यूब सक्शन, ड्रेनेज पे डालना है। किस लिए? क्वेश्चन आया हुआ है, मरीज को, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को नंजी ट्यूब क्यों लगाते हैं? टू डिकम्प्रेस द स्टोमक, क्योंकि एसियल बनेगा, एसियल बनेगा तो खाने का मन करेगा, मरीज एक बार कंट्रोल करेगा, दो बार कभी ना कभी खा लेगा, खाएगा, पेनक्रियाज का पेन एक्टिवेट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो स्टोमक को डिकम्प्रेस करने के लिए एनजी ट्यूब लगाते हैं, एनपीओ रखना है, पेन एपिगेस्ट्रिक्स, समझ में आ गया सारा? और जो ही मरीज सुपाइन पोजीशन में सोएगा पेन ज्यादा होगा, हाई फाउलर का पेन रिलीव होगा। पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस, कार्डियक कंपोनेंट, पेनक्रियाटाइटिस, इन चारों कंडीशन में हाई फाउलर में पेन रिलीव होता है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस, कार्डियक कंपोनेंट एंड पेनक्रियाटाइटिस, हाई फाउलर में पेन में आराम आता है, सुपाइन में पेन बढ़ता है। समझ में आई बात? अब हम पढ़ेंगे कल से, उसका नाम होगा एंडोक्राइन
जो हमारा डायबिटीज समझ में आ गया।